हेलो दोस्तों, नमस्कार। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज हम लोग कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों ने आधे चैप्टर लगभग खत्म कर दिया है। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? 600 ईसा पूर्व जो राजनैतिक दशा है भारत की, उसके बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार महाजनपद जो होते हैं उनका निर्माण होता है और महाजनपदों में मगध का वर्चस्व हो जाता है। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो है मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है किसने किया था? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था चाणक्य की मदद से। जो अंतिम शासक नंद वंश जो था, मौर्य वंश के पहले कौन सा वंश है? नंद वंश। नंद वंश का जो अंतिम शासक है धनानंद, उसको मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। तो आते हैं इसके पहले प्रश्न पे, देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। जो पहला भारतीय साम्राज्य है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के पहले जितने भी शासक थे वो भारत के एक छोटे से भाग पे शासन करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा पहला शासक है जिसने भारत के एक विशाल भूभाग पर शासन किया। मेगास्थनीज की जो इंडिका पुस्तक है उससे जानकारी मिलती है कि भारत के उत्तर में नेपाल और कश्मीर तक इसका शासन था। पश्चिम में तो ईरान तक था। ठीक है, इतने बड़े क्षेत्र पे तो अंग्रेजों का भी शासन नहीं था पश्चिमी क्षेत्र में। और दक्षिण में भी तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र छोड़ के पूरा दक्षिण में था। और पूर्व में असम को छोड़ करके बाकी संपूर्ण भारत जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विजित किया गया था। तो जो पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय है वो किसको जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। दूसरा प्रश्न देखते हैं इसका क्या है। दूसरा प्रश्न है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ये रिपीटेड क्वेश्चन फिर से आया है किसी एग्जाम में। इसका भी उत्तर वही होगा, क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। थर्ड प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो ये कुछ राजवंश लिखे हैं, इनमें बताना है आपको सबसे पुराना कौन सा राजवंश है। तो सबसे पहला है गुप्त वंश। गुप्त वंश तो जानते हैं कि लगभग ये कब का है? 275 ईसा पूर्व के आसपास। उसके बाद का है ये 275 ईस्वी के आसपास का है। मौर्य जो है वो 320 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। कुषाण वंश तो बहुत बाद का है, एक शताब्दी जो है उसके समय का है, पहली शताब्दी में हुआ है एडी में। और जो वर्धन है वो वर्धन वंश में हर्षवर्धन है, तो ये 500 ईस्वी के बाद का है, तो सबसे बाद का हो जाएगा। और गुप्त वंश हमने बता दिया 275 ईस्वी लगभग। तो सबसे पुराना कौन सा वंश इसमें हो गया? इसमें मौर्य वंश है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था, हमने बताया था कि मगध का सबसे जो पुराना है वंश कौन है? बृहद्रथ वंश, वो है हर्यक वंश है। हर्यक वंश इसके बाद में नाग वंश, इसके बाद में नंद वंश, नंद वंश के बाद में मौर्य वंश आता है। और उसके बाद में वंश पढ़े थे, शुंग, कंडो, सातवाहन, गुप्त। ठीक है, फिर कुषाण, वर्धन, इस तरह से। तो सबसे पुराना राजवंश जो ये ऑप्शन लिखे हैं इनमें मौर्य है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 पढ़ना है लोगों को। प्रश्न नंबर 4 में देखिए क्या है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उनकी जानकारी भारत के कई ग्रंथों से प्राप्त होती है। जैसे इसमें ऑप्शन जो है इनमें से कौन सा सही है? विशाख दत्त। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उससे चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का, उसके वंशावली का, इन सब चीजों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है या मेगस्थनीज की जो पुस्तक इंडिका है, इनसे भी चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। तो ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें कौन सी है? विशाख दत्त। इनकी पुस्तक का नाम याद रखना, पूछा जाता है, मुद्रा राक्षस। एक और पुस्तक इनकी है देवी चंद्रगुप्तम, वो भी विशाख दत्त की ही पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे क्या कहा गया है? सेंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स किसको कहा गया है? तो सेंड्रोकोट्स किसको कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, जो यूनानी लेखक हैं जस्टिन, इसने अपने ग्रंथों में सेंड्रोकोट्स नाम लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य का। इसका पता लगाया था सबसे पहली बार विलियम जोन्स ने। तो ये ध्यान रखेंगे। सेंड्रोकोट्स कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। एक इसी में और नाम याद रखना, एंड्रोकोट्स। एंड्रो जो कोट्स है ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही है। एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स दोनों। एंड्रोकोट्स किसने कहा है? तो एरियन और प्लूटार्क। ए से एरियन और ए से एंड्रोकोट्स। तो एरियन पूछा जाए कि एरियन ने अपने ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से लिखा है, तो एंड्रोकोट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की? तो सेंड्रोकोट्स ही चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इसकी पहचान किया था विलियम जोन्स ने। और सेंड्रोकोट्स का नाम किसने अपने ग्रंथों में लिखा है? तो जस्टिन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने सेंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख हुआ है? फिर से वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, इसमें भी उत्तर क्या होगा? जस्टिन। जो जस्टिन है उसने अपने ग्रंथों में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि सेंड्रोकोट्स और सिकंदर की मुलाकात होती है, ठीक है, और वो मदद करता है उसकी। अगला प्रश्न जो है थोड़ा सा, हाँ, कौटिल्य जो है प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य जो बहुत एक विद्वान व्यक्ति थे, इनके और कई नाम मिलते हैं, जैसे इनके जो बचपन का नाम था वो क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त बचपन का नाम था। एक और नाम इनका है जिनको क्या कहते हैं? चाणक्य भी कहते हैं। इनकी पुस्तक जो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र, जो कि शासन से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो अभी हमने इसकी बात कर लिया है, इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पे आधारित है? तो ध्यान रखेंगे, अर्थशास्त्र ये जो हम इकोनॉमी पढ़ते हैं वो नहीं है। अर्थशास्त्र क्या है? ये शासन से संबंधित एक पुस्तक है। राजनीति और शासन के बारे में अर्थशास्त्र में दिया गया है। इसमें सप्तांग सिद्धांत के बारे में है कि राजा के जो शासन के जो 7 सिद्धांत हैं उसके बारे में बात की गई है कि राजा पहला सिद्धांत इसका राजा है, फिर अमात्य, फिर जनपद, दुर्ग, कोष, ठीक है, इसी तरह से दंड और मित्र, 7 सिद्धांत बताए गए हैं। ये जो ग्रंथ है उस समय कूटनीति, जासूसी जो है, मजबूत कौशल और प्रशासन, राजस्व प्रबंधन, इन सब चीजों की जानकारी इसमें दी गई है। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या होगा? तो ये क्या है? शासन के सिद्धांत और अभ्यास इसमें। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है, एक मिनट, थोड़ा सा ये आज हैंग कर रहा है सिस्टम। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? एक, ये चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है या फिर शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास नहीं है अभी। तो क्या है इसमें? राजनीति और शासन से संबंधित बातें इसमें लिखी है। 13 प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? यह भी हमने बताया कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत का जो उल्लेख है वो अर्थशास्त्र में है। इसमें पहला आपको सब याद रखना है, राज्य के लिए सबसे जो जरूरी चाणक्य ने बताया है वो पहला है क्या है? राजा। दूसरा जो इन्होंने बताया है उसके जो मंत्रीगण हैं यानी कि अमात्य। तीसरा जनपद यानी कि क्षेत्र जहां पे वो शासन करेगा। चौथा इन्होंने दुर्ग बताया है, किला। पांचवा कोष, धन की बात किया है। छठा जो सिद्धांत है वो है दंड। और सातवां पूछा है, सातवां और अंतिम जो इसका अंग है वो है मित्र। मित्र कितना जरूरी है इसकी भी बात की है। तो इसका जो 7वां अंग होगा सप्तांग सिद्धांत का क्या होगा? मित्र होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? या आर्थिक जीवन पर प्रकाश है अर्थशास्त्र में, या फिर राजनीतिक नीतियां हैं, या फिर सामाजिक जीवन है, या फिर धार्मिक जीवन है? तो ये मूल रूप से जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक किताब है, ना कि आर्थिक। ठीक है, अभी हमने बात किया था कि इसमें राजनीति और शासन से संबंधित नीतियां लिखी हुई हैं। प्रश्न नंबर 15, 15 है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो जिस प्रकार मैकियावेली का प्रिंस एक रचना है शासन से संबंधित, उसी प्रकार कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी है शासन से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट, किसके शासन काल में डीमेकस भारत आया था? प्रश्न नंबर 16 पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो डीमेकस जो था वो मेगस्थनीज के स्थान पे आया था, जो कि मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज जो है वो सेलुकस का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। जब मेगस्थनीज चला गया था तो उसकी जगह पे कौन आया था? डीमेकस। ये किसके समय में आया है? तो ये
बिंदुसार के समय में आया। ठीक है, बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का ये पुत्र है बिंदुसार। एक बिंबिसार था, ध्यान रखना, बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस जनपद में मिलता है? ठीक है, तो जो अशोक हैं, बिंदुसार के समय अशोक जो है वो अवंती के राज्यपाल या वायसराय होते हैं। उस समय अवंती की राजधानी जो उज्जैन और माहिष्मती थी, तो उस समय बिंदुसार के समय ही अशोक ने अवंती महाजनपद को जीतकर मौर्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो उल्लेख है वो बुद्ध घोष की एक पुस्तक है, कौन सी? समंत पासादिका, इससे इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे। पाणिनि जो है या फिर पतंजलि का महाभाष्य, ये शुंग काल में मौर्य के बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र, बस यही दो में कंफ्यूजन है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र नहीं, इसमें क्या है? बुद्ध घोष की ये पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट 18 जो प्रश्न नंबर क्या है? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो जो मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक है उसमें चंद्रगुप्त के महल के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त का महल जो पाटलिपुत्र में बहुत विशाल और पूरा लकड़ी का बना हुआ था। किसका? लकड़ी का बना हुआ था। उसके चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल थी बहुत मोटी सी, उसमें बहुत सारे गेट लगे हुए थे और चारों तरफ खाई खुदी हुई थी। तो महल जो है चंद्रगुप्त मौर्य का किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। और इसके जो साक्ष्य हैं, एक्चुअली लकड़ी जो है वो जल्दी खत्म हो जाती है, डिग्रेड जल्दी हो जाएगी। अभी ये पत्थर का बना होता तो अभी तक उसके साक्ष्य होते, इसीलिए उसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। बहुत थोड़े से उसके साक्ष्य जो हैं वो पाटलिपुत्र के समीप दो जगह से मिले हैं। नाम याद रखना, एक तो बुलंदी बाग, बुलंदी बाग, और दूसरा जो है वो कुम्भरहार। इन दो जगहों से पाटलिपुत्र के महल के, चंद्रगुप्त महल है, उसके साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर है 19। प्रश्न नंबर 19 है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये जस्ट अभी हम उसी की बात कर रहे थे कि बुलंदी बाग और कुम्भरहार ये दोनों बिहार के पटना के आसपास के हैं। और ये किसके प्राचीन नगर हैं? ये उसके, सॉरी, पाटलिपुत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलंदी बाग पूछ लिया, वही बुलंदी बाग, और ये दो आपको याद रखने हैं, बुलंदी बाग और कुम्भरहार, ये पाटलिपुत्र के यहां से साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो पहला कौन सा राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अशोक जो है वो केवल एक दक्षिण का राज्य जो है, कौन सा? कलिंग, कलिंग पर विजय प्राप्त करता है। तो पूरे दक्कन पे देखा जाए, पूरे दक्कन पे किसने विजय प्राप्त की? तो पहला शासक कौन हो जाएगा इसमें? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? मालवा को, गुजरात को और यानी पश्चिमी जो सीमा है भारत की, उसको पहली बार किसने जीता? तो इसका भी उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कुछ जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं, उनसे पता चलता है, और एक अभिलेख भी है, जैसे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, उससे भी जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसका शासन वहां तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में था। चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है वो पश्चिम भारत में था, किस अभिलेख से ये जानकारी मिलती है? तो इसका होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है तो ये गुजरात से प्राप्त हुआ है। इसमें 4 शासकों का उल्लेख है। इसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त का उल्लेख है। चंद्रगुप्त ने यहाँ पे, चंद्रगुप्त का जो राज्यपाल था उसने यहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इससे पता चलता है कि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था। इसके बाद इसमें अशोक का भी नाम उल्लेखित है। अशोक की नीतियां और उनकी जो योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी है। साथ में एक स्कंदगुप्त है, उसके 2 लेख लिखे हुए हैं, और रुद्रदामन की पूरी वंशावली और उसकी विजयों का वर्णन है। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील पर जो बांध है उसका जीर्णोद्धार कराया था, तो उसका भी उल्लेख है। तो इसमें 4 शासकों का उल्लेख है। स्कंदगुप्त।
ये जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन जो है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 23। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित करता है कौन सा अभिलेख? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। देखिए फिर से अगला प्रश्न है 25 प्रश्न नंबर है, सेलुकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा यानी सिकंदर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, उसको किस भारतीय राजा ने हराया? तो जो सेलुकस था, अलेक्जेंडर जब यहाँ पे भारत में आता है और 2 साल बाद जब वापस जाता है तो अपने विजित क्षेत्रों को सेलुकस को दे के जाता है। तो उससे चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है। चंद्रगुप्त मौर्य जब पश्चिमी सीमा का विस्तार करता है तो सेलुकस से युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य सेलुकस को हरा देता है और एक संधि करता है, जिसके तहत जो सेलुकस है उसकी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से होता है, और उपहार स्वरूप जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने 500 हाथी जो है उसको उपहार दिए। किसको? सेलुकस को। साथ में सेलुकस ने अपना राजदूत भी भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ताकि राजनीतिक संबंध स्थापित हो, जिसका नाम था मेगास्थनीज। तो प्रश्न पूछा जाए मेगास्थनीज किसके दरबार से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से संबंधित है। सेलुकस और किसकी युद्ध हुआ था? सेलुकस और चंद्रगुप्त का युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त विजयी हुआ था। समझ गए? और ये युद्ध कब हुआ? ये 305 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये मैप, इसमें भी वही प्रश्न है। इसमें लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो सेलुकस को किस वर्ष पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने? 305 ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है, ये मैपिंग से संबंधित है। इस तरह के प्रश्न जो हैं वो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, बाकी एग्जाम्स में अभी तक नहीं पूछे गए हैं। तो इसमें ये एक मैप दिया गया है और ये लिखा है कि किस शासक से संबंधित है। तो देखिए इसमें पश्चिमी सीमा कहाँ तक जा रही है इसकी पश्चिमी सीमा ईरान तक जा रही है, क्योंकि भारत के पास में ये है पाकिस्तान, और उसके बाद में अफगानिस्तान, और कुछ क्षेत्र ये जो है वो ईरान का है। ऊपर कश्मीर का कुछ क्षेत्र है, पूरा नेपाल इसमें आ रहा है। असम बस नहीं है, असम, और इधर इधर एक राज्य यहाँ पे नहीं है, और साउथ में कुछ क्षेत्र इसका नहीं है। तो ये किसका है? कनिष्क इसमें लिखा है, तो कनिष्क के का नहीं होगा। कनिष्क की सीमा केवल पश्चिम भारत पे थी, इतने बड़े क्षेत्र में नहीं थी। समुद्रगुप्त जो है उसका भी भारत अभियान के उपरांत लिखा है, दक्षिण भारत के उपरांत, इसका भी इतना नहीं है। अशोक और लिखा है हर्ष। हर्ष का तो राज्य बहुत छोटा था इन सबके कंपेयर में। तो इसका जो सही उत्तर होगा इसमें, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, इसलिए क्या होगा? अशोक इसका सही उत्तर हो सकता है। देखते हैं इसका, हाँ सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया? तो क्या इसका उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा अशोक। अशोक का उसने जो है धम्म की शुरुआत किया था, और उसका जो धम्म था किस पे आधारित था? सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पे। ठीक है, जो धम्म है अशोक का धम्म, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये क्या है इसको थोड़ा सा जान लीजिए। जो धम्म है एक तरह से ये राज आदेश है, ये किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए है। इसमें कुछ नीतिगत और कुछ जो राज आदेश से संबंधित चीजें हैं, जिसको अशोक ने जिनका प्रचार प्रसार करवाया, इसी को क्या कहते हैं? धम्म कहते हैं। अभी इसके बारे में और चीजें पढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इसका क्या है? प्रश्न नंबर 29 है। 29 प्रश्न नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के जो अभिलेख हैं उनसे पता चलता है कि अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग को भी जीत लिया था अशोक ने। तो कौन है? श्रीलंका जो है वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के शिलालेखों में चोर और चेर, पांड्य और ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी का मतलब श्रीलंका को कहते थे ताम्रपर्णी। तो इनको जो है बताया गया है कि ये सीमावर्ती राज्य हैं। तो सीमावर्ती राज्य इनका मतलब है कि अशोक के साम्राज्य में नहीं है, अशोक के पड़ोसी देश ये हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? श्रीलंका होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो अशोक के अभिलेख को समझ लेते हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। इसमें सबसे पहले हैं स्तंभ अभिलेख, जो गोल खंभे हैं उस पे कुछ लिखा गया है उसको स्तंभ अभिलेख कहते हैं। लघु शिलालेख हैं,
छोटे छोटे शिलालेख हैं उन पे उसके लेख उत्कीर्ण हैं, लघु शिलालेख। और तीसरा है शिलालेख, 13 शिलालेख जो हैं जिसपे अशोक के संबंधित चीजें मिलती हैं। तो कौन सा इसमें अभिलेख कह रहे हैं जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? तो जो दूसरा और 13वां दो शिलालेख ऐसे हैं, शिलालेख नंबर 2 और शिलालेख नंबर 13, जिसमें दक्षिणी राज्य, इसमें चोल राज्य का उल्लेख है और केरल, केरल का उल्लेख है, ठीक है। और इसके अलावा पांडे का भी उल्लेख है, ठीक है। और ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका का, इन सब राज्यों को सीमावर्ती राज्य कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि अशोक ने बहुत सारे लोक कल्याणकारी जो है कार्यों को शुरू करवाया। कलिंग युद्ध के बाद में जब अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, उसने बौद्ध धर्म धारण कर लिया और उसके बाद में उसने बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य शुरू किए और जो है धम्म नीति का प्रचार प्रसार किया। तो सबसे पहला जो अस्पताल है और औषधि बाग, उस समय जो है दवाइयां कैसी थी, जो हम आज आयुर्वेदिक जो आजकल देखते हैं पौधों से जो बनती थी, तो उस औषधियों के बागों का निर्माण करवाया। किसने? पहला शासक कौन था? अशोक। इसने जो है पशु पक्षियों के वध पे प्रतिबंध लगाया, छायादार वृक्ष लगवाया, बहुत सारी धर्मशालाएं यात्रियों के रहने के लिए अलग अलग जगह पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत सारी धर्मशालाएं बनवाई, सड़कों के किनारे कुएं खुदवाए ताकि जो राहगीर थे उनको पानी पीने में आसानी हो, और साथ में औषधालय यानी कि अस्पताल और औषधि बागों का भी निर्माण करवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका क्या प्रमाण है? अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, लेकिन फिर भी ये हिंदू धर्म में भी आस्था नहीं छोड़ी थी। तो ये है उसकी जो उपाधि है, उसके शिलालेखों में हमेशा एक उपाधि मिलती है, देवानामपीय। देवानामपीय, इसका मतलब है देवा नाम प्रिय, यानी कि देवताओं का प्रिय, ठीक है। या फिर कहीं कहीं पे लिखा है देवानाम प्रियदर्शी, देखने में सुंदर। तो देवानामपीय उपाधि यानी कि इसमें कहीं ना कहीं देवता का उल्लेख है, इसलिए इससे पता चलता है कि इसकी हिंदू धर्म में भी आस्था थी, साथ साथ में इसने बौद्ध धर्म भी धारण किया था। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई? तो हम लोगों ने बुद्ध वाले चैप्टर में पढ़ा था बौद्ध संगीतियों के बारे में। कितनी बौद्ध संगीतियां टोटल हुई थी? 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, ठीक है। और इसकी एक ट्रिक बताए थे, किसके किसके शासनकाल में हुई थी? अका अक। अका अक मतलब सबसे जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी अजात शत्रु के समय में, दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक, और तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई है वो अशोक अशोक के शासनकाल में हुई है, और चौथी जो हुई है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई है। ठीक है, तो चारों याद रखेंगे बौद्ध संगीतियां किसके शासनकाल में हुई। इसमें पूछा है तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई है, तो ये है अशोक के समय में। तो अशोक के जो अभिलेख हैं उनसे जानकारी मिलती है कि यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। सर इसका जो उत्तर होगा क्या होगा? इसका जो उत्तर है क्वेश्चन नंबर 33 का, तो वो है किन ग्रंथों में, कौन से स्रोत हैं उनमें जानकारी मिलती है। तो अभिलेख नहीं है, क्या है? जो बौद्ध जो साहित्य है, जो दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश, ये जो बौद्ध साहित्य हैं, इनसे ये जानकारी मिलती है कि जो है तृतीय बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? अशोक के समय में हुई थी। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। अशोक के अभिलेख से बौद्ध संगीति होने की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, जबकि बौद्ध संगीति की जानकारी किससे मिलती है? बौद्ध साहित्यों से, दीपवंश और महावंश। ठीक है, इसका उत्तर है बी, ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। पहली जो बौद्ध सभा है वो कहां हुई थी बताइए आप लोग? तो राजगृह, ट्रिक बताया था राजा ने, यानी कि पहली राजगृह में हुई थी, फिर वैशाली, दूसरी वैशाली हुई थी, और तीसरी पाटलिपुत्र, तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, और चौथी जो बौद्ध संगीत है कनिष्क के समय में वो कश्मीर में हुई थी, यानी कुंडलवन में, कश्मीर। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35 है,
निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन से मौर्य शासक हैं जो बौद्ध धर्म को मानते थे? तो इसमें लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था और अपने अंतिम समय में दक्षिण की तरफ जाके और इसने संलेखना या संथारा विधि से अपने प्राणों को भी त्यागा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन से संबंधित हो गया। तो जो अशोक है और इसका जो पौत्र है दशरथ, ये दो ऐसे शासक हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, बिंदुसार की ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न 36 है कि रज्जुक क्या थे? तो रज्जुक क्या थे? मौर्य साम्राज्य में ये क्या हैं? अधिकारी हैं रज्जुक। ठीक है, चौथा जो स्तंभ अभिलेख है, कौन सा? 4th स्तंभ अभिलेख अशोक का, उसमें रज्जुक के बारे में जानकारी मिलती है। आज के समय मान लो जैसा कि डीएम होता है जिले का मालिक, उसी तरह उस समय रज्जुक था। इसके राजस्व का भी ये देखता था, राजस्व का भी, और दूसरा न्याय से भी संबंधित था ये। ठीक है, तो इसमें चौथे जो स्तंभ अभिलेख है उसमें लिखा हुआ है कि जिस प्रकार माता पिता योग्य जो धात्री होती है पालन पोषण करने वाली, उसके हाथों में बच्चे को सौंप कर आश्वस्त हो जाती है, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। समझ गए? और ये राजस्व और न्याय दोनों क्षेत्रों के अधिकार इसको प्राप्त थे। अगला प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 37। सार्थवाह किसको कहते थे? तो सार्थवाह किसको कहेंगे? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ये जानकारी इसकी मिलती है। ठीक है, कि सार्थवाह साथ चलने वाले यानी कि जो व्यापारियों के जो काफिले होते थे इनको कहते थे सार्थवाह यानी कारवां। 38 प्रश्न नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो इसमें जो आग्रहारिक है देखिए क्या है, युक्त लिखा है, दूसरा ऑप्शन है, और राजुक है और प्रादेशिक है। तो जो युक्त है वो मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूली का काम करता था। ठीक है, राजस्व वसूली। राजुक जो है अभी हमने बताया, राजुक या रज्जुक, ये राजस्व न्याय अधिकारी इनको दोनों प्राप्त थे, ये भी अधिकारी थे। प्रादेशिक जो है वो मंडल का अधिकारी था। ठीक है, ये मंडल का अधिकारी है। तो कौन सा ऑप्शन बचा जो मौर्य प्रशासन से संबंधित नहीं है? अग्रहारिक। अग्रहारिक किसको कहते थे? दक्षिण भारत में जो ब्राह्मण गांवों का समूह था उसको कहते थे अग्रहारिक। ये दक्षिण भारत से चोल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया है? अशोक ने किया है। ये मौर्यकालीन जो वास्तुकला का है उसका बहुत अच्छा उदाहरण है सारनाथ का स्तंभ। ठीक है, भारत का राजकीय चिन्ह भी है, तो आप सब लोग देखे होंगे सारनाथ का स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? स्तूप क्या होते हैं? जब बुद्ध जो महात्मा बुद्ध है उनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी जो अस्थियां हैं और उनकी जो राख है उसको कई जगह पे दफनाई गई थी। वहां पे जो बनाया गया है उसको क्या कहते हैं? स्तूपा, जो टीला की तरह से बनाया गया। तो ये स्तूप कई जगह पे स्थापित हैं पूरे भारत में। सबसे जो सर्वश्रेष्ठ स्तूप है वो कौन सा है? सांची का स्तूप। समझ गए? सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है। पूछा जाता है सांची का स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश का रायसेन जो जिला है वहां पे। इसके अलावा भी अन्य स्तूप भी हैं, जैसे अमरावती स्तूप, ये आंध्र प्रदेश में है। बरहुत स्तूप जो है ये भी मध्य प्रदेश के सतना में है। मध्य प्रदेश के कहाँ है? सतना में है। सारनाथ, यहाँ पे एक स्तूपा है, धमेक स्तूप इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पूछा गया धमेक स्तूप कहाँ है? धमेक स्तूप कहाँ है? सारनाथ में। इनमें सबसे जो सर्वश्रेष्ठ स्तूपा है वो क्या है? सांची का स्तूप। ठीक है, इसकी जो खोज है वो किया था कनिंघम, जो अंग्रेज अधिकारी हैं कनिंघम, उन्होंने किया था। अगला देखिए प्रश्न क्या है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? फिर से वही प्रश्न है, तो किसने बनवाया था? ये अशोक ने बनवाया था। अगला है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? क्या होगा इसका? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये सबसे अच्छा स्तूप है, सर्वश्रेष्ठ स्तूप है। अगला प्रश्न जो है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। अब देखिए सांची का जो प्राचीन नाम है वो है काकड़ाम। ठीक है, तो इसको याद रखना आप लोग कि सांची का जो प्राचीन नाम है वो काकड़ाम है, और ये रायसेन जिले में है मध्य प्रदेश के। और यहाँ पे जो पर्वत हैं, रायसेन की जो पहाड़ियां हैं, वहां पे कई सारे स्तूप का निर्माण किया गया है।
ठीक है। और गुप्त काल में जो है इसका नाम क्या है, काकड़ाम। ठीक है। और इसका निर्माण करवाया गया, भी प्रश्न था किसने इसका निर्माण करवाया सांची के स्तूपा का, इसका निर्माण कराया है अशोक ने। एक और भी बात इसमें ध्यान रखेंगे कि शुंग काल में जो है इसको जो है बाउंड्री इसके चारों तरफ बनाई गई है, ठीक है, पत्थर की, तो वो शुंग काल में बनवाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ स्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्मारक हैं, बताना है कि कौन सा स्मारक जो है किस स्थान से संबंधित है। पहला इसमें कौशाम्बी है, दूसरा कुशीनगर है, तीसरा सारनाथ है, और चौथा जो है वो श्रावस्ती। श्रावस्ती का जो पुराना नाम है वो क्या है, सहेत महेत है, इसको मिला देंगे। सारनाथ, अभी हमने बताया सारनाथ में धमेक स्तूप है। कुशीनगर में क्या है, कुशीनगर में है रानाभर स्तूप, कुशीनगर में रानाभर स्तूप हो गया। कौशाम्बी हमने बताया था ये बौद्ध और जैन दोनों से संबंधित है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया बौद्ध और जैन दोनों से संबंधित कौन सा नगर है, कौशाम्बी है। यहाँ पे बौद्धों से संबंधित गोस्ताराम विहार, गोस्ताराम मठ या विहार है। ठीक है, तो ये देख लेना इस प्रश्न को, प्रश्न नंबर 24, 25 का प्रश्न नंबर है, देखो इसको। कौशाम्बी में क्या है, यहाँ पे घोसीताराम मठ है, विहार है। कुशीनगर में रानाभर स्तूप है, सारनाथ में धमेक स्तूप है, श्रावस्ती का पुराना नाम क्या है, सहेत महत। 45 प्रश्न नंबर देखिए दिया है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक ने निम्नलिखित स्थानों पर गए, सम्राट अशोक जो है निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया, क्वेश्चन नंबर 45। तो ये जो है इसको ध्यान रखना, इसमें कई स्थान दिए हैं और इसका क्रम लगाना है कि अशोक पहले किस स्थान पे गए, फिर किस स्थान पे गए, फिर किस स्थान पे गए। तो जब अशोक जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए धर्म यात्राएं शुरू करते हैं। तो इसमें दिया गया कि गया है एक ऑप्शन, पहला गया है, दूसरा कपिल वस्तु, फिर कुशीनगर। इसके और जो है स्थान देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। तो इसके और स्थान हैं, हाँ लुम्बिनी है, सारनाथ है, श्रावस्ती है। तो ये थोड़ा सा ये कठिन क्वेश्चन हो जाएगा। एक इतिहासकार हैं विसेंट आर्थर, कौन है, विसेंट आर्थर, उनकी पुस्तक है इंडियन लीजेंड्स ऑफ अशोक, उसमें इन्होंने धर्म यात्राओं का क्रम बताया है, वहां से ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें सबसे जो पहला है लुम्बिनी, पहले लुम्बिनी में गए, दूसरे नंबर पे कपिल वस्तु में गए। ठीक है, लुम्बिनी में इसके पास में जन्म हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का। उसके बाद में जहां पे ज्ञान प्राप्त हुआ था वहां गए, बोध गया। ठीक है, और उसके बाद में सारनाथ में गए जहां पे पहला उपदेश दिया। तो ये याद करना बहुत आसान है। सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ है, कपिल वस्तु के पास में, तो ये इन जगहों पे गए। उसके बाद ज्ञान कहाँ मिला, बोध गया में। पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में, वहां गए। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। तो लास्ट में कहाँ गए, कुशीनगर गए। और सबसे ज्यादा कहा जाए कि उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में दिए, तो श्रावस्ती लास्ट में गए। तो इसका क्रम क्या होगा, 4 से जो स्टार्ट होगा, पहला 4, फिर उसके बाद में कपिल वस्तु, 4 2 1 5 3 6। समझ गए। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस भाषा में है, तो क्या है इनकी भाषा, प्राकृत, प्राकृत भाषा है। और लिपि कैसी है, तो लिपि जो ज्यादातर है अभिलेखों में वो है ब्राह्मी लिपि, कुछ अभिलेखों को छोड़ के। तो इसको ध्यान रखेंगे, अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी भाषा कैसी है, प्राकृत भाषा है। और लिपि कैसी है, तो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, अधिकतर जो साहित्य वहां पे ब्राह्मी लिपि है। 2 ऐसे हैं शिलालेख जहां पे खरोष्ठी लिपि है। ब्राह्मी लिपि जो होती थी वो बाएं से दाएं, जैसे हिंदी लिखते हैं वैसे लिखी जाती थी, और खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो 2 अभिलेख ऐसे हैं जहां पे खरोष्ठी लिपि में लिखा है, खरोष्ठी लिपि। कौन से 2 अभिलेख हैं, बहुत बार यहाँ से लिपि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खरोष्ठी के, क्योंकि 2 ही हैं इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, खरोष्ठी लिपि किन अभिलेखों में मिली है, किन शिलालेखों में मिली है। तो एक इसकी ट्रिक भी याद रखें, शाहमान याद रख सकते हैं, शाहमान खरोष्ठी, शाहमान खरोष्ठी याद रखना है। इसके बाद शाह से शाहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है, और मान से मानसेहरा का अभिलेख जो है, इन दोनों से खरोष्ठी लिपि के अभिलेख मिले हैं। और ये कहाँ है, तो ये पाकिस्तान के आसपास है, पेशावर में ये दोनों है। एक जो अभिलेख है इनका वो अरामेइक में है, उस अभिलेख का नाम है लंघमान। लंघमान का जो अभिलेख है वो अरामेइक लिपि जो है, अरामेइक लिपि वो है लंघमान। उसी तरह से एक ऐसा अभिलेख है जो यूनानी और अरामेइक दोनों का मिश्रण है, वो क्या है, सरेकुना का।
तो बस इतना भी, और आएंगे सब क्वेश्चन बार बार अभी देखेंगे तो याद हो जाएंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें भाषा कैसी है, तो उनमें भाषा प्राकृत है। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे याद रखो, अशोक, अशोक में कितने नाम हैं, अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। और बौद्ध, बौद्ध में 2 अक्षर हैं। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है प्राकृत और पाली में। बौद्ध ने जो अपने उपदेश दिए ज्यादातर किस भाषा में दिए, और अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें प्रयुक्त भाषा कौन सी है, हम दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें कौन सी भाषा है, प्राकृत। प्राकृत में 3 अक्षर हैं, अशोक में भी 3 अक्षर हैं, याद रखेंगे प्राकृत भाषा अशोक से संबंधित। और बौद्ध में 2 अक्षर हैं, तो पाली में 2 अक्षर, तो पाली किससे संबंधित हो गई, बौद्ध से। अब आज के बाद इसको नहीं भूलेंगे, पाली बौद्ध और अशोक प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी में है। देखिए वही प्रश्न आ गया, खरोष्ठी में पूछा है कौन सा है, ये दिख नहीं रहा होगा शायद आप लोगों को। तो खरोष्ठी अभी हमने ट्रिक बताया था, क्या याद रखना है आपको, शाहमान खरोष्ठी, शाहमान खरोष्ठी। शाहमान खरोष्ठी का मतलब शाह से शाहबाजगढ़ी का अभिलेख और मान से मानसेहरा का अभिलेख, ये दोनों पेशावर पाकिस्तान से प्राप्त हुए। तो इनकी जो लिपि है वो किसमें है, वो है खरोष्ठी, और बाकी सभी जगह की जो ज्यादातर लिपि है वो ब्रह्मी है। एक जगह की आरामिक भी है और एक जगह की मिक्स है, तो इसका उत्तर होगा शाहबाजगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, लिखा है पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे। तो सबसे जो प्राचीनतम शिलालेख मिले हैं वो है अशोक का शिलालेख, और अशोक के शिलालेख किस भाषा में है, तो वो है प्राकृत भाषा में। ब्रह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस किस पर उत्तीर्ण अक्षरों से किया गया है। ब्रह्मी लिपि के जो लेख हैं उनका जो जो लेख लिखे गए हैं ब्रह्मी लिपि के, वो किस किस पे लिखे गए हैं, स्तंभों पे या मोहरों पे या सिक्कों पे। तो ये जो है पत्थर की बड़ी बड़ी जो पट्टियां हैं उन पे लिखे गए हैं, पत्थर की पट्टियों पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है। ठीक है, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले कौन पढ़ पाया था, क्योंकि ये ब्रह्मी लिपि में लिखा था और काफी समय तक कोई समझ ही नहीं पाया कि ये क्या लिखा हुआ है। तो अंग्रेज एक था, इसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, इसने पहली बार जो है वो डिसाइफर किया इस लिपि को। डिसाइफर का मतलब इसका विकूटन किया, इसको समझा। कई सारे अभिलेख थे जिनमें 2 भाषाओं में लिखा था, तो जैसे एक भाषा में उसको आ रहा था, संस्कृत में था, और वही चीज ऊपर लिखी है ब्रह्मी लिपि में, तो उसको डिकोड करना शुरू किया। तो इसको जो है वर्षों की मेहनत लगी थी इसमें, और उसके बाद में इसको सफलता मिली थी ब्रह्मी लिपि को समझने में, डिकोड करने में। ठीक है, तो इसका नाम हमेशा ध्यान रखेंगे। तो जेम्स प्रिंसेप ऐसा पहला व्यक्ति है जो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफल हुआ था। नेक्स्ट जो प्रश्न देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 51, अशोक के शिलालेखों को किसने सबसे पहले पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप, ध्यान रहेगा जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न नंबर 51 हो गया है। प्रश्न नंबर 52, फिर वही, अब बहुत बार पूछा गया ना, ये देखिए पीसीएस 2014। अगला देखिए, ब्रह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। अब ये पीसीएस 2008, बीपीएससी 2008, तो ब्रह्मी लिपि को किसने पढ़ा, वही है ब्रह्मी लिपि, या फिर अशोक के शिलालेख जो ब्रह्मी लिपि में थे, किसने सबसे पहले पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 53, फिर वही होगा, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन है, जेम्स प्रिंसेप। 53 भी देखिए वही है, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003 में आया है। फिर अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के राजा देशों को सबसे पहला विकूटन या डिसाइफर किसने किया, जेम्स प्रिंसेप। अगला है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट, यह नया क्वेश्चन है देखिए, मौर्य साम्राज्य में पेशावर यानी पाकिस्तान का जो पेशावर है उसके निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख किस लिपि में है। तो हमने बताया कि ज्यादातर जो है अशोक की शिलालेख किस लिपि में है, ब्रह्मी लिपि में है, लेकिन 2 शिलालेख जो पेशावर के पास से प्राप्त हुए हैं, शाहबाजगढ़ी का अभिलेख और मानसेहरा का अभिलेख, ये 2 किसमें हैं, ये हैं खरोष्ठी लिपि में। और एक अभिलेख मिला है अफगानिस्तान से जो कि आरमेइक लिपि में है, वो कौन सा है, लंघमान, लंघमान का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्रह्मी लिपि का पता चला है, ऐसा स्थान कौन सा है जहां पे अशोक से पहले ब्रह्मी लिपि में लिपि का पता चलता है। तो ये जो है नागार्जुन कोंडा यहाँ नहीं है, ब्रह्मगिरी और मास्की तो अशोक से ही संबंधित है। इसका सही जो उत्तर है वो अनुराधापुर। अनुराधापुर कहाँ है, ये है श्रीलंका में। तो श्रीलंका में भी ऐसे कुछ अभिलेख मिले हैं जो ब्रह्मी लिपि में हैं,
और वो अशोक के भी पहले के समय के हैं। ठीक है, अनुराधापुर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी? अब देखो उल्टा, जैसे हम लोग जो हिंदी या संस्कृत या इंग्लिश, ये सभी जितनी भी लिपियां हैं, हिंदी की लिपि देवनागरी, इंग्लिश की जो लिपि है वो रोमन है। इन सब की जो लिपियां हैं वो कैसे लिखी जाती हैं? लेफ्ट टू राइट, बाएं से हम लोग शुरू करते हैं लाइन लाइन और दाईं की तरफ जाते हैं। लेकिन जो खरोष्ठी लिपि है वो दाएं से बाईं लिखी जाती है। उर्दू भी शायद इसी तरह से लिखी जाती है, दाईं से बाएं। 57 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं, वही प्रश्न फिर से पूछा है तो क्या होगा, दाहिने से बाएं कौन लिखी जाती है? खरोष्ठी। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख है वह क्या है? देखिए अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें अशोक नाम बहुत कम ही है, सिर्फ 4 ऐसे शिलालेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक लिखा है। बाकी सभी में क्या लिखा है? प्रियदर्शी। ठीक है, कुछ में क्या लिखा है? एक उपाधि है देवा नाम प्रिय या देवा नाम प्रियदर्शी। ठीक है, प्रियदर्शी से ही बना है क्या? प्रियदर्शी। प्राकृत में प्रियदस बोलते हैं, प्रियदस। ठीक है, तो समझ गए। अशोक के शिलालेखों में अशोक नहीं नाम मिलता है, क्या मिलता है? प्रियदर्शी मिलता है या देवा नाम प्रिय मिलता है। कुछ अभिलेख जो अशोक के ऐसे हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, उसको ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। सिर्फ 4 ऐसे अभिलेख हैं, मस्की, गुर्जरा, नित्तूर और उडेगोलम। ऐसे क्रम से याद रखेंगे राइमिंग में। मास्की का जो अभिलेख है इसमें अशोक का नाम अशोक है। गुर्जरा है जो एमपी से मिला है, गुर्जरा। और क्या है? नित्तूर, नित्तूर। और उडे गोलम, उडे गोलम। ये 4 जो हैं अभिलेख जिसमें अशोक का नाम अशोक है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो कौन सा नाम है? प्रियदर्शी या प्रियदसी। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवा नाम प्रिय के रूप में जाना जाता है? तो किसको कहते हैं? अशोक को कहते हैं। देखिए कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। फिर से शायद वही क्वेश्चन है, नहीं चेंज है, ये प्रश्न अलग है थोड़ा सा। देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ, पत्थर के जो स्तंभ है उनके बारे में गलत है? गलत बताना है। जो पत्थर के स्तंभ अभिलेख है उनसे संबंधित, इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये सही है। पत्थरों पे, स्तंभों पे पहले जो है गोल स्तंभ बनाए जाते थे और उसके बाद में उस पर पॉलिश की जाती थी, फिर उसके ऊपर जो है लिखा जाता था। ये अखंड है, ये भी सही है। बहुत सारे जो पत्थर हैं वो पूरे के पूरे भाग हैं, वो टूटे हुए भाग नहीं है, अखंड है। तीसरा, स्तंभों का जो शेफ्ट है वो सुंडाकार है, गोल है, ये भी सही है। और ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये सही नहीं है। स्थापत्य संरचना का मतलब हो गया कि जितने भी जो अभिलेख हैं वो किसी स्तूपा या किसी दूसरी जो है स्थापत्य जो कला है उसके ऊपर उत्कीर्ण किए गए हैं, तो ये सही नहीं है। जबकि ये स्वतंत्र संरचना है। कैसी हैं? ये स्वतंत्र संरचनाएं हैं। समझ गया इस क्वेश्चन को। अगला जो है प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 63 है, निम्नलिखित में से किस उभारदार शिल्प, जो मूर्ति शिल्प है, रिलीफ स्कल्पचर है, शिलालेख में अशोक के पत्थर प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यो अशोक यानी राजा अशोक का नाम जो है उल्लिखित है? तो ध्यान देंगे इसको कि जो अशोक की मूर्तियां बहुत कम मिली हैं, लेकिन जो कंगन हल्ली है ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है। यहाँ से एक जो है शिलालेख या फिर वो कह सकते हैं एक मूर्ति मिली है, जिस मूर्ति में चित्र के नीचे क्या लिखा है? राण्यो अशोक, राजा अशोक। और उस मूर्ति में अशोक के साथ साथ उनकी रानी भी बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो चित्र की बात कर रहे हैं वो कहाँ से मिला है? कंगन हल्ली यानी कर्नाटक से ये मिला है। अगला जो है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? व्यक्तिगत नाम का मतलब है कि अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। तो वो 4 हमने अभी बताए थे, मास्की, गुर्जरा, इसमें मास्की है तो मास्की लगा देंगे। ठीक है, चारों नाम याद रखेंगे। कौन से बताए? मास्की, गुर्जरा और नेत्तूर और उडेगोलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित अभिलेखों में किस लेख में अशोक का नाम है? देखिए फिर से वही पूछा है, अशोक का नाम किस अभिलेख में है? तो इसमें क्या होगा? मस्की, इसमें भी आंसर होगा। जो इसमें भाब्रू अभिलेख है
इसके बारे में एक चीज जान लीजिए कि अशोक ने स्वयं को बताया है मगध का सम्राट। यहाँ पे जो अभिलेख मिला है उसमें लिखा है कि अशोक जो हैं वो मगध के सम्राट हैं। ठीक है। रुम्मनदेही अभिलेख के बारे में आप लोग सुने होंगे, नाम इसका बता चुका हूं बुद्ध वाले चैप्टर में, कि रुम्मनदेही अभिलेख जो है अशोक का, यहाँ से पता चलता है कि जो बुद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ है। ठीक है, लुम्बिनी के पास में रुम्मनदेही का अभिलेख जो है मिला है। और 20 वर्ष के बाद में अपने जो है राज्याभिषेक के 20वें साल यहाँ पे आते हैं अशोक और बुद्ध की पूजा करते हैं और यहाँ के लोगों का कुछ टैक्स माफ कर देते हैं और भू राजस्व जो है वो भी कम कर देते हैं। 1/6 जो नॉर्मली था वो 1/8 कर देते हैं। ठीक है। 13वां जो शिलालेख है ये भी इंपॉर्टेंट है बुद्ध का, उनका जो अशोक का 13वां शिलालेख है। टोटल 13 शिलालेख है, 13वें में कलिंग युद्ध का उल्लेख है और साथ साथ में उसके जो सीमावर्ती राज्य हैं और जो विदेश नीति है उसकी भी जानकारी 13वें शिलालेख से मिलती है। विदेशों में कुछ मिस्र और आसपास के देश के राजाओं के साथ इनका जो है संबंध था अशोक का, इसकी जानकारी मिलती है। तो प्रश्न नंबर हो चुका है 65। प्रश्न नंबर 66 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 66 क्या है? इसमें भी वही है कि अशोक का नाम जो है अशोक किस इसमें है। हाँ, यही है क्वेश्चन कि निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा या इसमें असरौरा या सारनाथ या ब्रह्मगिरि? तो इसका उत्तर क्या होगा? गुर्जरा, मस्की, गुर्जरा, ये दोनों याद रखना है आपको। नेक्स्ट, अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ किससे संबंधित है? तो इसकी बात अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि बुद्ध के जन्म से संबंधित रुम्मनदेही है। रुम्मनदेही के स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि जन्म जो है बुद्ध का कहाँ हुआ था? जो है लुम्बिनी के पास हुआ था। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वो कहाँ स्थित है? तो गुर्जरा जो है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। ठीक है। गुर्जरा जो अभिलेख जिसमें अशोक का नाम अशोक है वो कहाँ है? एमपी के दतिया जिले में। नेक्स्ट है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। मगध का सम्राट स्वयं को बताया अशोक ने, किसमें है? अभी बताए थे, क्या है? भाब्रू स्तंभ अभिलेख। ठीक है। रुम्मनदेही जो है यहाँ पे बुद्ध के जन्म की जानकारी मिलती है। मास्की में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है। और क्वीन स्तंभ तो कोई ऐसा स्तंभ नहीं है। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए? कालसी जो है ये देहरादून में एक जगह है कालसी। ठीक है। यहाँ पे एक अशोक का शिलालेख मिला है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, यहां से एक अशोक का शिलालेख मिला है इसलिए कालसी प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 71 है, यही प्रश्न फिर से रिपीटेड होगा शायद, कि कालसी से संबंधित। कालसी कहाँ है? उत्तराखंड में है। प्रश्न नंबर 71, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? तो कहाँ मिली है? कालसी। प्रश्न नंबर 72 देखिए, कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध की जानकारी किसमें है? कलिंग युद्ध की जानकारी है शिलालेख नंबर 13। ठीक है। शिलालेख नंबर 13 में कलिंग युद्ध का है कि जो है अशोक दक्षिण विजय के जो है दक्षिण विजय के दौरान जो है कलिंग युद्ध पर आक्रमण करता है, कलिंग पे आक्रमण करता है और इसमें जो है लाखों की संख्या में सैनिक मारे जाते हैं और इससे इसको पश्चाताप भी होता है इस युद्ध के बाद में। और इसी युद्ध के बाद में ये बौद्ध धर्म धारण करके अपना धम्म की नीति पे चलने लगता है। अब इसमें देखिए, शिलालेखों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। जैसे पूछा है कि किस शिलालेख में कौन सी जानकारी है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखें यहाँ पे जगह हो, हाँ यहाँ पे है जगह, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, अशोक के किसको? शिलालेखों को। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के जो अभिलेख हैं उनको 3 भागों में बांटते हैं। पहले जो है उनको स्तंभ अभिलेख कहते हैं, गोल स्तंभों पे उत्कीर्ण किए गए हैं। दूसरा जो है लघु स्तंभ अभिलेख है, लघु जो है शिलालेख हैं। और तीसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ये शिलालेख हैं। ठीक है, 13 शिलालेख। तो इसमें कुछ शिलालेख हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से शिलालेख हैं जिनको आपको याद रखना है? तो एक याद रखना है आपको कि कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध किसमें है? 13 नंबर के नाम दिया गया शिलालेखों को। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। और साथ में और क्या है 13वें अभिलेख में? जो राजनयिक संबंध हैं उसके बारे में। राजनयिक संबंध कि अशोक का किन किन राजाओं के साथ में संबंध था। जो पड़ोसी राज्य हैं, चेर, चोल, पांड्य, इन सब की जानकारी भी 13वें में है। ठीक है। पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्यों की जानकारी, दक्षिणी राज्यों की जानकारी दूसरे शिलालेख में भी है, ध्यान रखना।
तो ये सब चीजें जो है किस शिलालेख में है? 13वें। एक शिलालेख आपको याद रखना है किसमें? नैतिक बातें कौन से शिलालेख में लिखी हैं? तो 7वें शिलालेख में नैतिक बातें लिखी गई हैं। ठीक है, कि क्या क्या बड़ों का सम्मान करना चाहिए, पशु पक्षियों की हत्या नहीं करना है, बहुत ज्यादा कोई उल्लास और ये वाले जो त्योहार हैं, ठीक है, कर्मकांड वाले, वो सब नहीं करना है। पशु बल पे जो रोक है वो किस अभिलेख में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। 5वां जो है वो पशु हत्या पर रोक लगाता है। ठीक है, पशु हत्या पर, पशु बलि पर रोक की बात करता है। एक और है बस लास्ट, 12वां शिलालेख, 12th नंबर का, कहा जाए पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता को समर्पित कौन सा है? ठीक है, कौन सा? धार्मिक सहिष्णुता, कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकता था, धार्मिक रूप से ये सहिष्णुता से संबंधित है। कौन सा? 12। तो इतने याद रखेंगे। 13 नंबर का शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिंग युद्ध और राजनीतिक संबंध। संगम राज्यों की जानकारी किसमें है? तो ये 13वें में भी है और दूसरे में भी है। ठीक है, पड़ोसी राज्य जो साउथ के हैं इनको संगम राज्य कहते हैं, चेर चोल पांड्य को। 7वें में नैतिक जानकारी है। और ये कौन सा बताया? पशु बलि पर रोक 5वां है, और पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता संबंधित कौन सा है? 12 है। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रश्न पे जो हम लोग कर रहे थे। प्रश्न नंबर कौन सा था? अब 73 करना है हमको प्रश्न नंबर। तो 73वां देखेंगे। कलिंग युद्ध का विवरण हमें पता चलता है किस अभिलेख से? 13वें शिलालेख से, अशोक के। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 74 देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 74 है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति, अब देखिए वही आ गया, ये सब पूछे जाते हैं प्रश्न शिलालेखों के संबंधित। पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता का है तो 12। ठीक है, कलिंग का है या संगम राज्यों का किसमें है? तो 13 में है, और दूसरे में भी संगम राज्य है। पड़ोसी देशों के बारे में, मिस्र के बारे में, या मिस्र के राजा के साथ इसके जो मैत्रीपूर्ण संबंध थे, किससे जानकारी मिलती? तो ये भी 13 है। ठीक है, 7वां जो है इसमें लिखा है, नैतिक बातें इसमें लिखी गई हैं। ठीक है, भाब्रू अभी बताए थे जिसमें स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73 है। इसमें भी तो नहीं कलिंग वाला है, देखिए प्रश्न नंबर 73 क्या है। प्रश्न नंबर 75 है, सॉरी, प्रश्न नंबर हम 75 पे पहुंच चुके हैं। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है, या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ये अशोक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अशोक के 12वें अभिलेख इसी की बात कर रहे थे कि धार्मिक क्या है, ये धार्मिक सहिष्णुता के बारे में है, कि कोई यदि धर्म है, अपने धर्म की तो बढ़ाई कर रहा है और दूसरे धर्म में बुराई ढूंढ रहा है, तो इसका मतलब है वो दूसरे भी धर्म वाले क्या करेंगे? ये इसकी बुराई करेंगे, तो वो अपने ही धर्म को हानि पहुंचा रहा है। अशोक जो है वो हर धर्म का आदर करता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए क्या है। अशोक के प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में जो बताते हैं। संगम राज्यों का मतलब है जो दक्षिण के राज्य हैं, चोल जैसे था, ठीक है, और पांड्य था, चेर था, केरल वाला जो था, तो ये सभी संगम राज्य हैं। इनकी जानकारी हमें मिलती है दूसरे और 13वें शिलालेख से। नेक्स्ट प्रश्न देखें क्या है। हाँ, संगम राज्यों में कौन कौन आते हैं देखिए, चोल आता है, पांड्य आता है, सतीपुत्र और केरल पुत्र यानी कि चेर, ये आते हैं। और साथ में ताम्रपर्णी को श्रीलंका को पहले ताम्रपर्णी कहते थे, उसकी भी सूचना मिलती है दूसरे और 13वें शिलालेख से। 77 प्रश्न नंबर है, निम्न में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो चोल का तो है, पांड्य का भी उल्लेख है, सतीपुत्र का भी उल्लेख ऊपर देखिए लिखा हुआ। 7 जो वाहन है, 7 वाहन, इनका उल्लेख नहीं है। ठीक है, 7 वाहन जो है इनका जो शासन स्थापित होता है मुख्य रूप से, तो वो है मौर्य के बाद में शुंग वंश, फिर कंड वंश, उसके बाद में सातवाहन वंश, इसीलिए इनका उल्लेख नहीं है। 77 हो गया। 78 देखिए प्रश्न नंबर। 78 प्रश्न नंबर यह है कि टालमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनयन संबंध थे, वो कहाँ का निवासी था? तो टालमी जो है इसको तुरमय भी कहते हैं। ठीक है, जो भारतीय जो अभिलेख है उसमें ये नहीं लिखा है टालमी फिलाडेल्फस, इसका क्या लिखा है? तुरमय लिखा है। तुरमय है, इसका मतलब यही है टालमी। तो इसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। ये टालमी कहाँ का शासक है? तो टालमी है मिस्र का शासक। ठीक है, कुछ जो राज्य हैं, यानी कि 5 ऐसे राज्यों के नाम आपको ध्यान रखना है जिनसे अशोक के मैत्रीपूर्ण व्यवहार थे।
तो कौन कौन से हैं? एक तो आपको याद रखना यही तुरमय, तुरमय का मतलब टालमी फिलाडेल्फस, ये मिस्र का था। एक और याद रखना है, कौन सा? अंतकनी, अंतकिनी, ठीक है, एंटीगोनस इसको कहते थे, मकदूनिया का राजा था। इसी तरह एक साइरीन का राजा मग है, और एक है अलेक्जेंडर जो कि एपिरस का राजा है। तो इन विदेशी राजाओं की, 5 राजाओं की जानकारी मिलती है अशोक के 13वें शिलालेख से। प्रश्न नंबर 78 समझ गए? जो टालमी फिलाडेल्फस है इसको तुरमय कहते हैं, इसके अशोक के राजनयिक संबंध थे और ये निवासी था मिस्र का। 79 क्वेश्चन नंबर देखिए, शायद ये फिर से रिपीट हो क्वेश्चन नंबर 79। 79 प्रश्न नंबर है कि अशोक का समकालीन तुरमय, तुरमय यही है टालमी फिलाडेल्फस से, कहाँ का निवासी था? मिस्र का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ ऐसा राजनयिक संबंध है? तो सीरिया और मिस्र के साथ राजनयिक संबंधों की जो जानकारी है वो मिलती है अशोक के। अशोक कहाँ का था? अशोक जो है मौर्य साम्राज्य से संबंधित था। तो पूछा है किस राजवंश से, तो कौन होगा? मौर्य राजवंश। अगला है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक का जो धम्म है, अभी इसकी थोड़ी देर पहले बात किया था, ठीक है, ये एक नैतिक, एक तरह से नैतिक संहिता है। तो उसका मूल जो संदेश है वो क्या है? इसमें पहला लिखा है राजा के प्रति वफादारी, दूसरा लिखा है शांति एवं अहिंसा। तो शांति अहिंसा की बिल्कुल बात की गई है। बड़ों का सम्मान, इसकी भी बात की गई है। धार्मिक सहनशीलता, इसकी भी शिलालेख 12 में है। बड़ों का सम्मान, शांति अहिंसा, इसका उल्लेख जो है 7वें शिलालेख में है। राजा की वफादारी, ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें क्या क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें होगा एक से ज्यादा, यानी कि ई ऑप्शन सही होगा। 82 देखिए प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 82 है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पे रोक लगाई गई? तो पशु बलि पे जो रोक है वो किस शिलालेख में? ये भी मैं बता चुका हूँ। किस शिलालेख में? ये 5वें शिलालेख में, स्तंभ अभिलेख 5। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, स्तंभ अभिलेख 5 में लिखा है कि यहाँ कोई भी जीव मारकर बलि ना दिया जाए और ना कोई उत्सव किया जाए ऐसा जिसमें बलि दी जाती हो, ठीक है। इसमें लिखा है कि पहले जो प्रियदर्शी राजा हैं, प्रियदर्शी राजा का मतलब अशोक, जो पहले अशोक हैं उनकी रसोई में पहले सैकड़ों जीवों की हत्या होती थी, मांस से भोजन बनता था। लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जा रहे हैं, जिसमें 2 मोर हैं और 1 मृग है। और इसमें भी एक मृग हमेशा नहीं मारा जाता है, और ये भविष्य में ये तीनों नहीं मारे जाएंगे, ऐसा लिखा है 5वें शिलालेख में। समझ गए? तो 5वें शिलालेख से पता चलता है कि पशु बलि पे रोक की बात किया गया है। इसमें यह भी लिखा है कि प्रत्येक जो ऋतु की पूर्णिमा है, पूर्णिमा को क्या हुआ था? गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। इनको जो है, इनको ज्ञान की प्राप्ति की भी हुई थी, ठीक है, निर्वाण भी प्राप्त हुआ था। तो पूर्णिमा के दिन इन्होंने कहा है कि घोड़ों और बैलों को दागा भी ना जाए, ठीक है। दागते थे, उनकी पहचान के लिए एक चिन्ह बनाते थे। तो उसमें भी दर्द होता है जानवरों को, क्योंकि वो गर्म जो होता है चीज, उससे उसके ऊपर छापते हैं। तो इस पे भी रोक लगा दिया था इसने। तो ये सारी जानकारी किससे मिलती है? 5वें शिलालेख से। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला है, निम्नलिखित प्राचीन अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? अब देखिए, पुराने समय में अकाल बहुत पड़ते थे, ठीक है। तो अकाल के समय में खाद्यान्न की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए सुरक्षित रखना है, अनाज भंडारण करना है, उसके बारे में जानकारी किससे मिलती है? तो ये सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख है। ये पूछा गया है कई क्वेश्चंस में कि कहाँ से मिला है, तो ये गोरखपुर के पास से मिला है। सोहगौरा का जो ताम्रपत्र अभिलेख है वो है, वो मिला है गोरखपुर के पास से। इसमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने जो है अकाल के समय राहत उपायों के लिए अनाज सुरक्षित करने की बात कही है यहाँ पे। नेक्स्ट, कथन कारण है। कथन कारण वाले क्वेश्चन देखना आजकल जो है आरओ में और पीसीएस में, यूपीपीएससी जितने एग्जाम लेता है उसमें कथन कारण के बहुत प्रश्न आते हैं और बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो इस प्रश्न को ध्यान से आप लोग देखिए। इसमें लिखा है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। अब क्या ये कथन सही है? सबसे पहले आपको ये देखना है। तो कलिंग पर विजय प्राप्त की थी अशोक ने, तो ये बिल्कुल सही है, कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ा, यानी कथन सही है। जब कथन सही होता है तो देखना होता है कि कारण इसका क्या है। कलिंग को साम्राज्य में जोड़ा था, कलिंग पे विजय क्यों प्राप्त की थी, क्या ये है रीजन में लिखा? देखो रीजन को पढ़ के, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो ये बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि जो कलिंग था, आज के उड़ीसा के जो उड़ीसा राज्य है वहां पे कलिंग था।
तो स्थल मार्ग भी वहां से होके जाता था और जल मार्ग भी जाता था, तो इसको जो जीतना था वो बहुत जरूरी था। तो इसीलिए मौर्य साम्राज्य में इसको अशोक ने मिलाया। इसका मतलब ये कथन कारण सही तो है ही है दोनों, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो क्या होगा, इसमें सबसे पहला विकल्प सही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, साथ में जो आर है यानी रीजन है वो ए की सही स्पष्टीकरण भी है। तो ये प्रश्न नंबर हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 85, ये भी कथन कारण का है। कथन है, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पे भू अनुदान नहीं दिया। तो ये बात सही है, धार्मिक आधार पे जो है भू अनुदान की शुरुआत जो है दक्षिण भारत से होती है। तो ये बिल्कुल ठीक कथन है कि कोई ज्यादा जानकारी, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे पता चले कि मौर्यकालीन जो शासक थे वो धार्मिक आधार पे अनुदान देते थे। ठीक है, भू अनुदान देते थे। इसका कारण क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। तो कृषकों ने विद्रोह किया, इसकी भी जानकारी हमें नहीं मिलती, इसके कोई साक्ष्य नहीं है। जब इसके साक्ष्य नहीं है तो हम इसको सही नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कथन तो सही है कि भू अनुदान नहीं दिया, क्योंकि भू अनुदान का उल्लेख नहीं है, लेकिन विरुद्ध भू अनुदान देने के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया, इसका साक्ष्य नहीं, इसलिए रीजन हो गया गलत। अब जब रीजन गलत है तो ये क्वेश्चन कुछ सोचना ही नहीं है, कथन सही कारण गलत तुरंत लगा देंगे, कथन सही और कारण गलत। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 86। इसमें लिखा है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो है मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। ठीक है, तो मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अभी शुरुआत में हमने एक बात किया था सेलुकस की। सेलुकस जानते हैं, सेलुकस निकेटर, ये राजदूत किसका था, सिकंदर का। सिकंदर के बाद में सिकंदर जब चला जाता है तो बिजी क्षेत्रों को देके जाता है सेलुकस को। सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है जिसमें सेलुकस की हार हो जाती है। तो संधि के तहत सेलुकस ने अपना जो है राजदूत मेगस्थनीज ये भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, जब मेगस्थनीज वापस चला जाएगा कुछ समय बाद, कुछ 4 साल तक ये रहता है, तो नया एक राजदूत आएगा, उसका नाम क्या होगा, उसका डायमेकस होगा, जो कि बिंदुसार के समय में रहेगा। तो इसको ध्यान रखेंगे, का सेलुकस जो है वो भेजेगा मेगस्थनीज को किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला देखिए प्रश्न, मेगस्थनीज किसका दूत है, तो मेगस्थनीज किसका दूत है, सेलुकस का। और सेलुकस किसका था, ये राजदूत था, ये सिकंदर का था, याद रखेंगे। और मेगस्थनीज के बारे में ध्यान रखना है, इसने एक बहुत फेमस पुस्तक लिखी है, इसका नाम क्या है, इंडिका। इसको देख लीजिए, यहां से खूब प्रश्न पूछा गया है, 10 बार यहां से इंडिका से प्रश्न पूछा गया है। मेगस्थनीज 4 साल तक ये पाटलिपुत्र में रहता है, पाटलिपुत्र और आसपास के जो कुछ क्षेत्र हैं, गांव है, वहां भ्रमण करता है, वहां के लोगों का जीवन, त्योहार, समाज और जो राज व्यवस्था है, उन सब चीजों का अध्ययन करके जब ये वापस जाएगा तो यूनानी भाषा में अपना एक ग्रंथ लिखेगा, इंडिका। इंडिका जो है वो इंडिया के बारे में है, और किसके बारे में है, स्पेशली जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय का जो पाटलिपुत्र है उसकी जानकारी मिलती है, पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी मिलती है इंडिका से। तो कभी भी प्रश्न आए कि नगर प्रशासन की जानकारी किससे मिलती है, पाटलिपुत्र के, तो कंफ्यूज नहीं होना, अर्थशास्त्र और इंडिका में हमेशा क्या लगाना है, इंडिका ही लगाना है। अर्थशास्त्र तो बृहद लेवल पे हो गई, वो शासन से संबंधित पुस्तक है कि राजा को किस तरह से शासन करना चाहिए। जबकि यदि स्पेशली पूछे कि पाटलिपुत्र नगर के बारे में जानकारी किससे मिलती है विस्तृत रूप से, तो वो है इंडिका के बारे में। भारतीय समाज के बारे में जानकारी किससे मिलती है कि समाज में क्या क्या प्रचलित था क्या नहीं था, तो वो सब किससे है, इंडिका, इंडिका में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मेगस्थनीज जो है किसका दूत है, सेलुकस का है। मेगस्थनीज ने एक प्रसिद्ध जो पुस्तक लिखी है वो क्या है, इंडिका है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 88 देखते हैं, किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था। तो मेगस्थनीज भारत किसके शासनकाल में आया है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया है। अगला है मौर्य समाज 7 वर्गों में, मौर्य समाज 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से जो उल्लेख है वो किसने किया है। तो हमने भी बताया कि जो मेगस्थनीज की जो इंडिका है, मेगस्थनीज की इंडिका जो पुस्तक है, उससे मौर्य समाज की बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। इस पुस्तक को, जो इंडिका पुस्तक है, इंडिका जो पुस्तक है, इसको मौर्य समाज का दर्पण कहा जाता है। ठीक है, इसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सम्राट का रहन सहन कैसा है, कि किस शान शौकत से सम्राट रहता था। ठीक है, उसके महल के बारे में लिखा है कि जो सम्राट का महल था वो पूरा लकड़ी से बना हुआ था, उसमें कितने गेट थे,
कितनी कौन सी सुरक्षा व्यवस्था थी, ये सब के बारे में लिखा है। इसके अलावा गुप्तचरों के बारे में जानकारी मिलती है इंडिका से। किसके बारे में? गुप्तचरों के बारे में। इसमें लिखा है कि पूरा जाल था गुप्तचरों का, ठीक है, पूरे साम्राज्य में जाल बिछा था, इसमें पुरुष और महिला दोनों तरह के गुप्तचर थे। इसके अलावा कौन कौन से मनोरंजन के साधन थे उस समय, कौन कौन से त्योहार वगैरह मनाए जाते थे, इन सब चीजों की जानकारी है। शादी आदि जो है वो सब कल्चर है, उनके बारे में जानकारी है, कैसे होती थी। पाटलिपुत्र और नगर प्रशासन, नगर प्रशासन ध्यान रखना नगर के प्रशासन के बारे में है। इसने ये भी बताया है कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराया जाता था। जब किसी का नगर में जन्म होता था और मृत्यु होती थी, तो नगर में जो एक अधिकारी होता था उसके वहां पंजीकरण होता था, जैसे आज के समय में है व्यवस्था। और मौर्य समाज जो है वो 7 वर्गों में बटा था। समाज के बारे में जानकारी मिलती। समाज में मूल रूप से 7 तरह के लोग थे, 7 प्रकार के लोग थे। कौन से 7 प्रकार के लोग हैं वो ध्यान रखना है। कौन से 7 प्रकार के लोग हैं इसमें? तो सबसे पहले कहा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, यानी दार्शनिक हो गए, विद्वान हो गए, दार्शनिक हैं, जैसे कौटिल्य है और लोग थे। दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो खेती करने वाले हैं, कृषक उनको कहा गया। तीसरे तरह के जो लोग हैं उनको पशुपालक कहा गया, पशुपालन का काम करते हैं, पशुपालक। चौथा जो है इसमें वो हो गया कारीगर, जो रथ और मकान वगैरह ये सब बनाते थे, ठीक है। योद्धा है अगला जो है, कुछ लोग योद्धा का काम करते हैं। तो पूरे 7 भागों में बांट दिया, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, योद्धा। अब क्या बचा? अधिकारी बचे, और बचे जो नेता हैं, यानी अधिकारी जो पूरा प्रशासन देखेंगे, और मंत्री आदि, ठीक है। इनको क्या कहें? सभासद कह सकते हैं, अधिकारियों को निरीक्षक कह सकते हैं। एक दो चीजें और ध्यान रखनी है कि दास प्रथा के बारे में बताता है जो इंडिका पुस्तक है, उससे किसकी पता चलती है? किस, अगला प्रश्न पहले देख लेते हैं, फिर इसके बारे में और बताता हूं इंडिका के बारे में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज की कितनी श्रेणियों के में विभाजित किया भारतीय समाज को? तो भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया मेगास्थनीज ने, ठीक है। मेगास्थनीज ने दास प्रथा के बारे में लिखा है कि भारत में दास प्रथा नहीं है। अब इसमें विरोधाभास है, क्योंकि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का है उसमें दासों की बात की गई है कि भारत में दासों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो अर्थशास्त्र में है कौटिल्य की। और उसी समय का जो मेगास्थनीज की इंडिका, इसमें लिखा है कि दास व्यवस्था, भारत में दास नहीं पाए जाते हैं। तो इसका यह भी कारण हो सकता है कि यूनान में जो दासों की दशा थी वो बहुत ही खराब थी। तो जब यहाँ पे देखा होगा तो इसको पता ही नहीं चला होगा कि यहाँ पे दास हैं, क्योंकि दासों को यहाँ पे भारत में बहुत सम्मान दिया जाता था, ठीक है। जैसे बाहुबली में आपने देखा होगा कटप्पा, उसी तरह से। तो दास व्यवस्था की बात हो गई। टैक्स चोरी पर इसने बताया है कि मृत्युदंड दे दिया जाता था, टैक्स कोई चोरी नहीं कर सकता था, टैक्स चोरी पर मृत्युदंड दिया जाता था। और सड़क पे कोई कीचड़ नहीं फैला सकता था, सड़क पे यदि कीचड़ फैलाएंगे तो उसके लिए जुर्माना हो जाता था, पाटलिपुत्र की जो सड़कें थी, ठीक है। तो इन सब चीजों की जो जानकारी है वो सब इंडिका से हमें मिलती है। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा? तो ये है 7 श्रेणियों में बांटा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 91 है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? अब देखिए, दास्तां नहीं थी, ये कौन सा प्राचीन ग्रंथ है, किस स्रोत से हमें पता चलता है? अर्थशास्त्र में दास व्यवस्था के बारे में है, मुद्रा राक्षस में भी है दास दास प्रथा के बारे में, दासियां और दास मुद्रा राक्षस में दोनों हैं। जो राजा और रानियां जो होती थी उनकी दासियां होती थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका में मेगास्थनीज ने बताया कि भारत में दास प्रथा नहीं है। अगला देखिए प्रश्न क्या है, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है, किसमें? तो ये इसमें कंफ्यूज ना होना, अभी तो अब जस्ट पढ़ा है तो याद रहेगा, लेकिन याद रखो अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका में ध्यान रखना है, मौर्य समाज के बारे में पूछा है। तो मौर्य समाज का जो 7 वर्गों में विभाजन है वो अर्थशास्त्र में नहीं है, किसमें है? ये इंडिका में है। अर्थशास्त्र में जो है राजा के या राज्य के शासन के सप्तांग सिद्धांत की बात की गई है। क्या है? सप्तांग सिद्धांत। ये अलग चीज है, ये शासन का है सप्तांग सिद्धांत। इसमें राजा है, अमात्य है, दुर्ग है, ठीक है। और दुर्ग के बाद में क्या है? कोष, मित्र, लास्ट में मित्र है, इसके पहले दंड है। तो ये सप्तांग सिद्धांत है अर्थशास्त्र में। और समाज जो 7 वर्गों में बटा है ये है मेगास्थनीज की इंडिका में। क्वेश्चन नंबर 92 कर लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने में इसमें से क्या दंड था? तो अभी हमने बताया कि यदि टैक्स जो चोरी करेगा उसके लिए मृत्युदंड की सजा है, ये इंडिका से जानकारी मिलती है। 94 क्वेश्चन नंबर देखेंगे,
वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का, देखिए पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, जब आप एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, तब जैसे देखेंगे तो आपको अर्थशास्त्र और इंडिका में बहुत कंफ्यूजन होगा। इसलिए ध्यान से इसको याद रखना है कि जो अर्थशास्त्र है वो शासन प्रशासन के बारे में विशेष जानकारी है, लेकिन यदि पाटलिपुत्र के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि जो मेगस्थनीज था वो पाटलिपुत्र में रहता था, तो पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में इसने विस्तृत में वर्णन किया है। ठीक है, या फिर नगर प्रशासन पूछे तो भी हम क्या लगाएंगे, नगर प्रशासन, या पाटलिपुत्र का प्रशासन पूछे तो हमेशा क्या लगाएंगे, इंडिका, ना कि अर्थशास्त्र। 95 देखेंगे प्रश्न नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण है। अब देखिए मौर्यों का नगर प्रशासन पूछा है तो इसमें अर्थशास्त्र भी ऑप्शन है और इंडिका भी है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये गलत ना हो एग्जाम में। नेक्स्ट, इसमें मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, कितनी बार बता चुके हैं, क्या है मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम, इंडिका है। इंडिका का मूल लेखक कौन है, तो इंडिका का जो मूल लेखक है वो मेगस्थनीज है। ठीक है, इंडिका के लेखक कौन है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको आप जिन्हें आपको बिल्कुल याद रखना है बिना ऑप्शन। इंडिया के लेखक देखिए, अभी सब जरूरत नहीं पढ़ने की। अगले सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य जो है वो मौर्य काल से जारी है। ठीक है, तो मौर्य काल से जो जारी है अभी तक वो क्या है, इसमें लिखा है नाप तौल में बांटों का निरीक्षण, या फिर वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना, या कि जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, या शिल्पकारों का संरक्षण। तो भी हमने बताया था कि इंडिका से जानकारी मिलती है कि इस समय जन्म और मृत्यु की पूरा लेखा जोखा राज्य रखता था। ठीक है, आज के समय में जैसे नगर पालिका या फिर जो पंचायत है वो जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा रखती है, उसी तरह उस समय भी होता था मौर्य काल में नगर पालिका प्रशासन। तो वो तब से लेके अभी तक ही चलता आ रहा है जन्म मृत्यु वाला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर अगला है जिसमें क्या है, हाँ, मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उन्होंने विकास किया, किसका विकास किया, जो मौर्य काल के जो राजा हैं उन्होंने किन चीजों का विकास किया। पहला ऑप्शन है संस्कृति कला साहित्य, तो ये तो सही है, संस्कृति का विकास हुआ। कला में बहुत सारे स्तूपा, मूर्तियां, ठीक है, सारनाथ का देख लीजिए, अंबिया की सांची का स्तूप देख लीजिए, बहुत सारे जो हैं और हैं धमे के स्तूप और ये सब चीजें हैं। तो कला का भी विकास हुआ है। साहित्य, कई सारे साहित्य जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मेगस्थनीज का इंडिका है, ठीक है, और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, ये सभी जो है साहित्य उस समय में लिखे गए। सोने के सिक्के देखेंगे तो सोने के सिक्के नहीं है, हिंद यवन शासकों ने पहली बार जो है सोने के सिक्के चलाए हैं। और उसके बाद में जो कुषाण हैं, याद रखना कुषाण जो शासक हैं उन्होंने बड़े पैमाने पे नियमित सोने के सिक्के चलाना शुरू किया। तो सोने के सिक्के मौर्य से संबंधित नहीं है। प्रांतीय विभाजन, ये सही है, जो राज्य होता था उसका प्रांतों में विभाजन होता था। हिंदू कुश तक साम्राज्य फैलाया मौर्य नरेशों ने, तो ये भी बिल्कुल सही, हिंदू कुश पर्वत जो अफगानिस्तान का है वहां तक साम्राज्य था। ये सही, तो कौन से सही हैं, ए, सी और डी सही है, ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 102, भाग और बलि क्या है। क्वेश्चन नंबर 102, भाग और बलि के बारे में पूछा जाता है। तो उस समय जो राजा है उसको भूमि का मालिक माना जाता था, और भूमि को प्रयोग करने के बदले में भाग और बलि, ये एक तरह से टैक्स जो होते थे वो देना पड़ता था, राजस्व कर और वाणिज्य कर। तो ये सब राजस्व के स्रोत हैं उस समय के, भाग और बलि क्या हैं, इनसे राजस्व प्राप्त होता था राजा को, तो राजस्व के स्रोत कहेंगे। अगला प्रश्न देखिए 103 क्या है, इसमें मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। तो भूमि कर के बारे में पूछा है, ठीक है, भूमि जो कर है वो कौन सा अधिकारी एकत्रित करता था, और भूमि कर होता कितना था पूछा जाए तो 1/6, छठवां भाग भूमि कर के रूप में देना पड़ता था। अब इसमें ऑप्शन देखिए क्या है, और ये सारे याद रखेंगे क्योंकि अधिकारियों से संबंधित अलग अलग अधिकारी का क्या काम है मौर्य काल में वो पूछा जाता है। जैसे लिखा है अग्रोनोमोई, अग्रोनोमोई जो है वो जिले का अधिकारी होता था। क्या होता था ये जिले का अधिकारी होता था। सड़कें बनाना या फिर सिंचाई के नहरें वगैरह को के कार्य को देखना इसका काम था। ठीक है, आगे लिखा है शुल्काध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष से कर वसूलता था, कर वसूलने का काम करता था। और जो अकरा अध्यक्ष, अकरा मीन्स क्या होता है, अकरा मीन्स होता है खान या खदान। तो जो खान का जो अध्यक्ष होता था उसको अकरा अध्यक्ष बोलते थे।
और सीता का मतलब होता है भूमि से प्राप्त जो आय है उसको सीता कहते थे। सीता अध्यक्ष का मतलब हुआ जो भूमि जो कर है उसको क्या कहेंगे, भूमि से जो प्राप्त आय है, भूमि कार्य को जो लगाएगा देख रेख करेगा उसको क्या कहेंगे, सीता अध्यक्ष कहेंगे। ये सीता शब्द याद रखना, सीता कहीं भी शब्द आए तो इसका मतलब क्या है, भूमि। नेक्स्ट 103 के बाद में 104 है प्रश्न नंबर। 104 प्रश्न नंबर है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है। मौर्य काल में सीता का मतलब क्या था, एक देवी थी, कि एक धार्मिक संप्रदाय है, कि ऊसर भूमि है, कि राज्य की भूमि से प्राप्त आय है। तो सीता का मतलब था जो भूमि से प्राप्त आय होती थी, ठीक है, राज्य की भूमि से, उसको क्या कहते थे, सीता कहते थे। और ये जो इकट्ठा करता था वो सीता अध्यक्ष था। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। मौर्य प्रशासन में जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, उसमें राजस्व वसूली का काम कौन करता था। तो बात इसकी भी किए थे कि नहीं किए थे। राजस्व वसूली का काम करता था समाहर्ता, ये राजस्व वसूलता था। शुल्काध्यक्ष भी होता था, वो भी कर वसूलने का काम करता था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। और इसमें क्या ऑप्शन है, और कुछ खास ऑप्शन नहीं है। अनंतपाल जो है, अंतपाल जो है वो दुर्गों की रक्षा करता था, ठीक है, दुर्ग यानी किले जो होते थे उनकी रक्षा करता था, सीमा रक्षक भी इसको कहा गया है, सीमा या दुर्ग, ये अंतपाल हो गया। इसी तरह प्रदेष्टा जो है, प्रदेष्टा जो है वो प्रदेश, प्रदेश का जो प्रशासक होता था। प्रदेश को उस समय क्या कहते थे, विषय कहते थे। राज्य जो है कई विषय में बटा होता था। जैसे आज देश है, देश में कई प्रदेश हैं, यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश, इस तरह से उस समय जो पूरा साम्राज्य था वो विषयों में बटा हुआ था। तो उसका जो मुखिया होता था, उसका जो प्रमुख प्रशासक होता था, उसको क्या कहते थे, देष्टा कहते थे। समझ गए। तो इस क्वेश्चन में दिया था कि राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित मंत्रिपरिषद में कौन था, तो मंत्रिपरिषद में जो था उसको कहते थे समाहर्ता। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था। तौल माप से संबंधित चीजें देखता था जो, उसको क्या कहते थे, तो उसको पौतवाध्यक्ष कहते थे। पौतवाध्यक्ष ध्यान रखना, पौतवाध्यक्ष क्या करता था, ताल तौल नाप से संबंधित जो है चीजों का प्रभारी था। इसमें लिखा एक ऑप्शन है, देखिए, पढ़्याध्यक्ष। पढ़्याध्यक्ष का मतलब पढ़्याध्यक्ष का मतलब है जो वाणिज्य से संबंधित था। पढ़ मीन्स व्यापारी होता है, तो वाणिज्य से जो संबंधित है उसको पांड्याध्यक्ष कहेंगे। सीताध्यक्ष अभी बताए थे, जो भूमि से प्राप्त जो आय होती थी उसको जो, उसका जो प्रभारी था उसको सीताध्यक्ष कहते थे। सूनाध्यक्ष ये किसको कहते थे, तो जो बूचड़ खाना होता था, बूचड़ खाने का जो प्रभारी होता था उसको, उसको सूनाध्यक्ष कहते थे। उस समय जो वस्त्र और ये जूते इन सब जो चीजें हैं वो चमड़े से बनाई जाती थी, इसलिए इसका भी बहुत महत्व था सूनाध्यक्ष का। अगला प्रश्न देखते हैं, याद रखना मापतौल का प्रभारी क्या है, पौतवाध्यक्ष। मौर्य काल में एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई अभी हमने थोड़ी देर पहले बात भी किया था, ये अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो माप तौल का नहीं है, ये पौतवाध्यक्ष है। प्रशासन से संबंधित भी नहीं है, प्रशासन से संबंधित अभी प्रदेष्टा हमने बताया और कई और हैं जो हैं प्रशासन से संबंधित हैं। तो ये जो मेन है एग्रोनोमोई वो है मार्ग निर्माण। एग्रोनोमोई जो है वो मार्ग निर्माण और सिंचाई वगैरह का काम देखता था, ठीक है। ये जिले के अधिकारी होते थे एग्रोनोमोई, ठीक है। रज्जुक, इसके अलावा एक अधिकारी रज्जुक था। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, अगला प्रश्न नंबर है, अगला प्रश्न नंबर है 108। 108 प्रश्न नंबर देखिए क्या है कि पंकद पंकदक सन्निरोधे, पंकद मीन्स क्या होता है, पंकद मीन्स कीचड़ होता है। पंकद सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो यदि कोई कीचड़ फैलाता था मार्ग में, ठीक है, रास्ते पे सड़क पे कीचड़ फैलाएगा तो उससे जुर्माना लिया जाता था नगर प्रशासन द्वारा, उसको कहते थे पंकदक सन्निरोध है, ठीक है। तो ये सड़क पर कीचड़ फैलाने पर दिया जाता है। सोचो आज के 2025 वर्ष की और 300 वर्ष पहले की बात है ये, कि साफ सफाई का कितना ध्यान रखा जाता था नगर के अंदर। 109 प्रश्न नंबर देखिए क्या है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन है। ये ध्यान रखना कि ये कब का पूछ रहा है, मौर्य काल का पूछ रहा है। तो जो वैशाली है ये तो है नहीं, शिक्षा का केंद्र नहीं है बौद्ध शिक्षा, या फिर मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र वैशाली नहीं है। वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नालंदा, नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र तो था, लेकिन ये मौर्य काल में नहीं था, मौर्य काल के बाद में बना है। इसकी स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने किया है, यानी कि तो गुप्त काल का हो गया। तक्षशिला जो है ये बिल्कुल सही है, ये सबसे विश्व में सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है तक्षशिला को। ये हिंदू हो चाहे बौद्ध हो,
या जैन हो, ये सभी शिक्षाओं से यहाँ सभी तरह की शिक्षाएं दी जाती थी, हिंदू धर्म से भी संबंधित और बौद्ध धर्म से भी संबंधित दर्शनार्थ की शिक्षा दी जाती थी। उज्जैन भी शिक्षा का केंद्र नहीं था उस समय। तो उस समय जो शिक्षा का केंद्र जो मुख्य रूप से था वो क्या था? तक्षशिला। ठीक है। बाकी बौद्ध शिक्षा के बाद में जो हो जाएंगे वो 2-3 हो जाएंगे, जैसे नालंदा है, या फिर और कौन है, विक्रमशिला है, वल्लभी है, ये सब बात की हैं। सबसे पुराना तक्षशिला जो कि कहाँ है ये अफगानिस्तान में, आज के समय में अफगानिस्तान में। अगला देखिए क्या है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय अस्तित्व में थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है कि जो न्यायालय थे वो 2 प्रकार के थे, जैसे आज भी 2 प्रकार के हैं, फौजदारी और कौन है, दीवानी। उस तरह भी 2 तरह के न्यायालय थे, धर्मस्थी और कंटक शोधन। जो धर्मस्थी है ये आज के समय में जो दीवानी न्यायालय का कार्य होता है, ये था उस समय, ये दीवानी न्यायालय से हो गया संबंधित। और जो कंटक शोधन है वो क्या हो गया, वो फौजदारी है, फौजदारी न्यायालय हो गया। इसका जो प्रमुख होता था दीवानी न्यायालय का, वो होता है व्यावहारिक, व्यावहारिक। और जो फौजदारी जो न्यायालय है इसका जो प्रमुख होता था उसको कहते प्रदेष्टा, कहते थे प्रदेष्टा। तो समझ गए, मौर्यकाल में न्याय व्यवस्था धर्मस्थी और कंटक शोधन 2 तरह की थी, दीवानी और फौजदारी। धर्मस्थी और कंटक शोधन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है 111। इसमें लिखा है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्त यानी इतिहास, जो राज्य का इतिहास होता था, राजवंशी इतिहास और वीर गाथाएं जो होती थी राजाओं की, उनको याद करना, कंठस्थ करना, ये किसका व्यवसाय था? ठीक है। तो उस समय जो मागध होते थे, ये जो श्रमण और परिव्राजक हैं, ये बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते थे उनसे संबंधित है। ठीक है। जब बौद्ध धर्म में कोई शामिल होता था उसको श्रमण कहते थे। ठीक है। परिव्राजक जो घूमता था बाहर, जो प्रचार प्रसार करता था, परिव्राजक हो गया। कुछ समय बाद जब 3-4 साल व्यतीत कर लेता था बौद्ध धर्म में तो उसको भिक्षु कहते थे। ठीक है। अग्रहारिक जो है वो किसको कहते हैं? अग्रहारिक। अग्रहारिक शायद अभी हमने बताया था, अभी ध्यान आएगा तो मैं बताएंगे। और मागध जो है, मागध, इसका सही उत्तर मागध है, जो कि क्या करता था, इतिहास जो है उसको याद करता था और वीर गाथाओं को याद करता था। इतना उस समय लेखन प्रचलित नहीं था, बहुत कम था, लिखने के साधन उतने नहीं थे, इसलिए याद करने का काम ज्यादा किया जाता था। ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? ठीक है। जैसे आज के समय पंचायती राज व्यवस्था है, उसी तरह से स्वायत्त शासी जो पंचायतें हैं वो सबसे पहले किसने शुरू की? तो ध्यान रखना, स्वायत्त शासी जो पंचायतें हैं, ग्रामीण पंचायतों की जो स्थापना पंचायती राज व्यवस्था की भारत में हुई, वो चोलों ने किया है। किसने किया है? चोलों ने किया है। तो इसमें मौर्य, कुषाण, आर्य, ये सब गलत होगा, ये ऑप्शन सही होगा द्रविड़ों ने। यानी द्रविड़ किसको कहते हैं? चोलों को कहते हैं। तो चोल साम्राज्य जो था उसमें जो पंचायती थी वो स्वायत्त थी, उनके पास बहुत सारे न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार थे, जैसे जो पंचायतें नहीं होती हैं, सरपंच और आदि लोग जो है मिलके ये सब काम देखते थे, न्याय का और प्रशासन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 112 हो गया। 113 प्रश्न नंबर देखते हैं। इसमें लिखा है प्राचीन भारत के, 113 नंबर क्या है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? देखिए प्रश्न ये समाज से संबंधित है। ये क्या है कि यदि कोई पति है, कोई व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी को छोड़ दे रहा है, ठीक है, परित्यक्त कर दे रहा है, तो पत्नी जो है वो तलाक ले सकती है। तो तलाक की जो बात है, व्यवस्था है, वो किसमें थी? वो अर्थशास्त्र में उल्लेख इसका है। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें पुरुष और महिला दोनों ही तलाक ले सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और जो है पुनर्विवाह भी, पत्नी जो है वो पुनर्विवाह भी कर सकती थी यदि पति की मृत्यु हो जाती है या विवाह विच्छेद हो जाता है, तो पुरुष और महिला दोनों शादी भी कर सकते थे अपनी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? अब पुनर्विवाह वर्जित किसमें है? अर्थशास्त्र अभी बताया कि ये पुनर्विवाह, इसमें पुनर्विवाह को ये मान्यता देता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री है, दोनों जो है तलाक ले सकते हैं और दोनों पुनर्विवाह भी कर सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये मनुस्मृति। ठीक है। ये जो मनुस्मृति है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
जो मनुस्मृति है, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसी तरह से मनु ऋषि जो थे उनके द्वारा मनुस्मृति की रचना की गई, तो ये भी शासन प्रशासन से संबंधित है। इनमें दोनों में कुछ कुछ समानताएं हैं और विरोधाभास भी है। समानताओं में जैसे सप्तांग सिद्धांत की बात अर्थशास्त्र में भी है और सप्तांग सिद्धांत की बात ये मनुस्मृति में भी। दोनों ही जो है अर्थशास्त्र और मनुस्मृति दोनों ही राजतंत्र के पक्षधर हैं। लेकिन मनुस्मृति में कुछ ऐसी चीजें हैं, विवादित भी इसीलिए मनुस्मृति पुस्तक है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जो उस समय तत्कालिक समाज जो था उस समय के हिसाब से हो सकता है जरूरी रहा हो, लेकिन आज का जो हम समय देखते हैं प्रगतिशील, जिसको कहते हैं महिला पुरुष की बराबरी की बात जहां पे की जाती है, उसके लिए वो ठीक नहीं लगती हैं। ठीक है, जैसे ये प्रश्न है, विवाह पुनर्विवाह को वर्जित किया गया है, तो महिला जो है एक बार शादी जिस महिला की हो जाती थी, भले ही उसका पति अगले साल इसकी मृत्यु हो जाए, वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। ठीक है, तलाक का जो अधिकार था सिर्फ पुरुषों को था, पुरुष चाहे तो स्त्री को छोड़ सकता था, लेकिन जो स्त्री थी वो पुरुष को नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें मनुस्मृति में लिखी हैं जिससे पता चलता है कि महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान होता था समाज में। जैसे इसमें लिखा है कि अत्र नारेंसु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। और जाति व्यवस्था मजबूत करने की जो बात है वो इसमें है, मनुस्मृति में है। ठीक है, महिलाएं और जो निम्न जातियां हैं उनके प्रति थोड़ा असमानता और भेदभाव भी मिलता है देखने को। लेकिन एक बात हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जो मनुस्मृति है उसकी मूल प्रति नहीं है कहीं भी। ठीक है, अलग अलग स्थान से कुछ पांडुलिपियां मिली हैं जिनका संकलन किया गया है, तो इसकी भी इसमें गुंजाइश है कि कुछ लोगों ने इसमें कुछ बातें बाहर से जोड़ दी हूं। ठीक है, और भारत सरकार भी इसको प्रामाणिक नहीं मानता है, मनुस्मृति प्रामाणिक प्रति नहीं मानता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर किसको? विदेशी जो आते थे भारत में उनको किस किस स्तर का बताया गया? शूद्र बताया गया कि वैश्य उनको कहा जाएगा, कि क्षत्रिय की व्रात्य क्षत्रिय। तो इसको व्रात्य क्षत्रिय कहा गया, यानी कि व्रात्य का मतलब क्या होता है? निम्न, यानी क्षत्रियों से नीचे कुल में आएंगे, निम्न क्षत्रिय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। अब इसमें फायान है, इत्सिंग है, वेनसांग है और मेगस्थनीज, इनका क्रम लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मेगस्थनीज को छोड़ के बाकी जो तीन है, फायान, इत्सिंग और वेनसांग, ये तीनों जो हैं ये चीनी यात्री हैं, चीन से आए थे, जबकि मेगस्थनीज जो है यूनान का है। तो सबसे पहला तो मेगस्थनीज, जिसको तो जानते हैं क्योंकि ये आया है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ये तो ईसा पूर्व की बात हो गई। सेल्युकस का दूत था, इंडिका लिखा है इसने, और ये ईसा पूर्व आया है, दूसरी तीसरी सदी। बाकी जो हैं चीनी यात्री, इनका क्रम के लिए आप एक ट्रिक याद रखिए हमेशा, कि कैसे याद रहेगा कि क्रम क्या है। तो चीनी यात्रियों को फांसी हुई, क्या हुई? फांसी हुई। ये याद रखना है आपको शब्द। कैसे ट्रिक? तो सबसे पहले फा से फायान, सबसे पहला कौन आया है चीनी यात्रियों में? तो फायान आया है, ये 399 ईस्वी में आया है। और दूसरे सी से क्या होगा? तो संयुग एक है, नाम क्या है? संयुग संयुग एक है, इसमें इन ऑप्शंस में नहीं लिखा है, लेकिन दूसरे नंबर पे संयुग आया है। और फिर तीसरे नंबर पे हा से क्या मतलब होगा? वेनसांग, ये हर्षवर्धन के समय में आया था 630 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनसांग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया है। और लास्ट में ई से याद रखना है इत्सिंग। तो जो इत्सिंग है वो 7वीं सदी के बाद में आया है, 700 ईस्वी के अंत में आया है। ठीक है, 780-90 के आसपास। तो अब से ध्यान रहेगा कि चीनी यात्री जो हैं, 4 चीनी यात्री टोटल हैं जो भारत की यात्रा करेंगे। फायान सबसे पहले हैगा, फिर संयुग है, इसके बाद में ह्वेनसांग है और इत्सिंग है। तो इनका क्रम लगाना था। तो मेगस्थनीज जो ये है पहले लगाएंगे 3 को, इनके बाद चीनी यात्रियों को लगाएंगे। तो चीनी यात्रियों में पहले देखिए ये 2 कट गए ऑप्शन, ऐसे एलिमिनेट किया करिए। पहले मेगस्थनीज है, 2 ऑप्शन हट गए। अब पहले फायान आया, फा सी हुई, हु से ह्वेनसांग 4 नंबर, और उसके बाद में 2 नंबर लास्ट में आएगा इत्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। 117 क्वेश्चन नंबर है। इसमें लिखा है सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन करना है। इसमें सूची 1 में देखो लिखा है
चंद्रगुप्त लिखा है, दूसरी तरफ लिखा है एक पियदसी। पियदसी किसको कहते थे? तो अशोक को कहते थे। और ऑप्शन देखते हैं क्या है इसमें। एक तरफ बिंदुसार है, शायद बिंदुसार है, और अशोक होगा, चाणक्य है। हाँ, ये देखिए प्रश्न है पूरा। एक तरफ क्या था? चंद्रगुप्त था पहले नंबर पे, ए नंबर पे क्या था इसमें? चंद्रगुप्त था। और इसमें एक नंबर पे क्या लिखा था? पियदसी था। तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य। अशोक को किससे मिलाएंगे? अशोक जो है उसके शिलालेखों में पियदसी मिलता है। चाणक्य, चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी था, तो चाणक्य को विष्णुगुप्त से मिला देंगे। अब दो और बचे, चंद्रगुप्त और बिंदुसार। चंद्रगुप्त को हमने बताया है कि सेंट्रोकुट्स भी कहा गया है। क्या कहा गया है? सेंट्रोकुट्स। और बिंदुसार बचा, तो बिंदुसार ने एक उपाधि ली थी, बिंदुसार को क्या कहा जाता है? अमित्र घात। तो ये हो गए, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन है? जो मौर्य सम्राट है उसका आखिरी शासक कौन है? तो उसका आखिरी शासक है बृहद्रथ। ठीक है। इसका जो सेनापति था, इसका नाम था, क्या नाम था सेनापति का? पुष्यमित्र शुंग। तो इसका जो बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, वो बृहद्रथ की हत्या कर देगा और यहाँ पे शुंग वंश की, शुंग नामक ब्राह्मण वंश की स्थापना करेगा। तो अंतिम जो राजा है वो क्या है? बृहद्रथ है। ठीक है। एक चीज इसमें देख लीजिए, जो मौर्य है, मौर्य और शुंग, तो मौर्य का अंतिम शासक कौन हो गया? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करेगा कौन? पुष्यमित्र शुंग। और इसी तरह से शुंग जो वंश है उसका अंतिम शासक होता है देवभूति। देवभूति, इसकी हत्या करके वासुदेव ने कंडु वंश शुरू किया। इसकी हत्या किया था पुष्यमित्र ने, पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या किया था। मौर्य वंश का आखिरी शासक बृहद्रथ है, इसकी हत्या करेगा पुष्यमित्र शुंग, उस शुंग वंश की स्थापना करेगा। शुंग वंश का अंतिम शासक होता है देवभूति। ठीक है। इसको जो है वासुदेव नाम का, इसका भी सेनापति होता है वासुदेव। तो ये होता है कंडु। कौन से? कंडु। ये भी ब्राह्मण होता है, एक कंडु कुल से होता है। तो ये कंडु वंश की स्थापना करेगा। ठीक है। तो शुंग के बाद में पढ़ते हम लोग है कंडु। और कंडु वंश को कौन खत्म करेगा? तो ये हैं आंध्र सातवाहन। इसके बाद में आंध्र सातवाहन वंश हो जाएगा। तो इतनी चीजें इसमें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित पे विचार करना है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, अभी हमने बताया। अंतिम शुंग शासक, अंतिम शुंग शासक जो है देवभूति है, अभी बताया हमने। उनकी हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कंडो ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। ये भी सही है। तीसरा है आंध्र ने कंडो राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया। ये भी सही है। ठीक है। वंश बताते हम आ रहे हैं पिछली वीडियो से, हरेक वंश, उसके बाद में हरेक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया। फिर नाग वंश आएगा, नाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया। उसके बाद में नंद वंश शुरू होगा, उसकी स्थापना महापद्मनंद करेगा और धनानंद अंतिम शासक होगा नंद वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया है और मौर्य वंश का अंतिम शासक है बृहद्रथ, उसकी हत्या करेगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश की स्थापना करेगा। उसके बाद में आएगा कंडो वंश, कंडो वंश की स्थापना करेगा वासुदेव, देवभूति को मार के। और उसके बाद में सातवाहन वंश आ जाएगा। तो इतने वंश भारतीय जो है उनको याद रखेंगे क्रम। तो ये तीनों सही हैं। क्या है? तीनों सही, 1 2 3। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है 120 प्रश्न नंबर है। ईसवी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? वो कौन शासक हैं और ईसवी सन के पूर्व की बात बता रहा है? तो इसमें ध्यान रखेंगे, गिरनार क्षेत्र का एक बता चुके हैं। गिरनार क्षेत्र में कौन सा एक अभिलेख मिला है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसमें कुछ शासक हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, ये जो है सुदर्शन झील बनवाएगा। सिंचाई व्यवस्था आदि के लिए सुदर्शन झील का निर्माण कराएगा। और उसमें अशोक का भी उल्लेख है। ठीक है। कुछ योजनाएं यहाँ पे अशोक चलाएगा सिंचाई से संबंधित, तो अशोक का भी नाम है। स्कंदगुप्त का भी नाम है यहाँ पे, जो नहीं इसमें दिया। और रुद्रदामन जो है वो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराएगा। इस पे जो बांध बना होता है उसका भी मरम्मत कराएगा।
तो रुद्रदामन का भी है। तो क्या होगा उत्तर? महापद्म नंद से संबंधित ये नहीं है। तो 2, 3 और 4 जिसमें होगा वो विकल्प सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही? इसमें डी सही है। ऑप्शन नंबर सॉरी बी सही है, क्योंकि जो रुद्रदामन है, देखिए रुद्रदामन ने भी जीर्णोद्धार कराया था। ध्यान नहीं दिया आप लोग, ध्यान देना इसको। रुद्रदामन ने भी जीर्णोद्धार कराया है, लेकिन जो रुद्रदामन का जो समय है वो ईसा पूर्व का नहीं है। ठीक है, ये इस बाद का काफी समय है। ठीक है, ये शक शासक होता है। क्या होता है? ये शक शासक है, जो कि ईसवी, कुछ ईसवी के समय का है। इसका पहली या दूसरी ईसवी में आएगा ये, मतलब इसके काफी समय के बाद। और क्वेश्चन में लिखा था ईसवी सन के पूर्व की बात पूछ रहा है, बीसी की बात पूछ रहा है, और ये एडी में है। तो रुद्रदामन इसमें नहीं होगा। ठीक है, रुद्रदामन को हटा देंगे तो कौन बचा? 2 और 3, इसीलिए सही है। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन ऐसा ट्रिकी टाइप का था, यूडीएलडीए में आया है। 121 क्वेश्चन नंबर है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया, तो झील का निर्माण कराया है चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसका जीर्णोद्धार मरम्मत कराया है रुद्रदामन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 है, थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं बस। 122 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो अभी हमने बताया स्कंदगुप्त या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त का नहीं है, किसका है? रुद्रदामन का है। ये देखिए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख है। उसके बाद में अशोक का भी उल्लेख है कि अशोक ने यहाँ पे कुछ योजनाएं चलाई। स्कंदगुप्त का भी उसमें उल्लेख है कि 2 लेख लिखवाए हैं, और रुद्रदामन का उल्लेख है इन्होंने जीर्णोद्धार कराया है सुदर्शन झील का और उस पे बने बांधों का। 123 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है? वही क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है ये? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। एक इसमें देखिए सी ऑप्शन क्या है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। याद आ रहा है आपको? ये पढ़ा चुका हूं, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख बताया था कि ये जो है कलिंग से प्राप्त हुआ है। कहां से? कलिंग से प्राप्त हुआ है। इससे जानकारी मिलती है कि यहाँ पे कलिंग में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा एक नहर बनवाई गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बराबर, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये जो बराबर की गुफाएं हैं, ठीक है, ये पाटलिपुत्र के आसपास हैं। तो ये जो हैं बिहार में पाटलिपुत्र के आसपास हैं। तो इस पे लिखा है कि कुल 4 गुफाएं हैं, ये बात सही है। यहाँ पे टोटल कितनी गुफाएं हैं? 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाएं जो प्रारंभ की हैं, 3 गुफाएं जो प्रारंभ की हैं उस पे अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, ये बात सही है। और जो एक जो चौथी गुफा है, ठीक है, उस पे दूसरा कोई शासक है, ध्यान नहीं आ रहा अभी, उसका उल्लेख है इसमें। और लिखा है कि ये अभिलेख जो है, चौथा देखिए ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या है? ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो अशोक है, अशोक ने किसके लिए बनवाई थी? जो आजीवक संप्रदाय को मानने वाले लोग थे, उनके रहने के लिए बराबर की गुफाएं बनवाई थी। तो ये बिल्कुल सही लिखा है। और ये अभिलेख जो है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, तो ये गलत हो गया, क्योंकि अशोक का काल कितना है? मौर्य समय ही 322 ईसा पूर्व से शुरू होता है। 322 ईसा पूर्व से मौर्य काल शुरू होता है। 272 या 271 के समय में, 271 या 272 में उसका जो है राज्याभिषेक हुआ था अशोक का, इसलिए ये वाला कथन गलत है। तो कौन सा सही होगा इसमें? इसमें 1 2 3 सही होगा। ठीक है, चौथी गुफा जो है मौखरी वंश के शासक अनंत वर्मन जो है उनका, उन्होंने बनवाया था। ठीक, अगली क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 125 क्वेश्चन नंबर है, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष जो है, मणिभद्र उसका नाम है, उसके नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो देखिए उस समय मौर्य काल के समय में समाज में यक्षों की जो पूजा है वो प्रचलित थी। ठीक है, यक्ष क्या होते हैं? तो जो कुबेर देवता हैं, कुबेर देवता के दूत माने जाते हैं। और कुबेर किसके? धन के देवता हैं। तो ये जो धन होता है, खजाना जो होता है, उसके रक्षक कहे जाते हैं। और ये भूत प्रेत के रूप में रहते हैं, भूत प्रेत के रूप में ये रहते हैं। तो यक्ष जो हैं, कई सारे जो यक्ष हैं उनकी बात है, शायद ये 6 या 7 यक्ष हैं। उनमें से एक यक्ष का नाम है मणिभद्र। इनकी मूर्ति प्राप्त हुई है कहां से? तो मथुरा के पास से प्राप्त हुई है। मथुरा का क्या है? परखम।
परखम ये कहाँ है, याद रखना, मथुरा में है, जहां से यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है, मणिभद्र यक्ष का नाम है। नेक्स्ट क्या है, 126 प्रश्न नंबर है, इसमें लिखा है कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है बताना है। पहला लिखा है लोथल, तो लोथल में एंशियंट डाकयार्ड, बिल्कुल सही है, एंशियंट मतलब प्राचीन काल में डाकयार्ड मिला, डाकयार्ड को क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं, बंदरगाह, या इसी को गोदीवाड़ा कहते हैं। तो ये गोदीवाड़ा के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिले हैं, लोथल से मिले, तो पहला सही है। सारनाथ, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, बुद्धा का प्रथम उपदेश, सरमन का मतलब उपदेश, तो ये उपदेश से संबंधित है बुद्धा के पहले, तो ये भी दूसरा भी सही है। राजगिरी अगला लिखा है, लाइन कैपिटल ऑफ अशोक, तो अशोक की लाइन कैपिटल किसको कहा जाता है, सिंह स्तंभ कहां मिला था, सारनाथ, तो ये तो गलत हो गया, इसमें क्या होगा, सारनाथ होना चाहिए था तो सही होता, राजगिरी तो राजधानी थी मौर्यों की, तो ये तीसरा है गलत। और नालंदा जो है ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र, तो ये बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था नालंदा, बिहार में, पटना में। तो कौन कौन से सही, 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है, तो 1, 2, 4। इसका एक तरीका ये भी होता है कि जो सही है उसको देख लीजिए एकदम जो आपको आता है, और जो गलत है वो देखिए उसको एलिमिनेट कर लीजिए। जैसे आपको पता था कि 1, 4 जरूर होना चाहिए, तो 1, 4 देख लो किस ऑप्शन में है, उनको एलिमिनेट कर लो, तो डी हट गया, 4 नहीं है, 1, 4 बी हट गया, अब बचे केवल ए और सी,